कैंसर सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आपने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया या आधा अधूरा ट्रीटमेंट किया तो वो डबल स्पीड से बढ़ेगा। कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर नहीं होता फीमेल्स, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनके 6 बच्चे बट ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैक्सिमम लोगों को दोनों ब्रेस्ट में हमेशा कैंसर होता है या फिर एक ब्रेस्ट में होता है? मैक्सिमम एक साइड होता है। और क्या परसेंटेज होता है अगर दोनों ब्रेस्ट में हो? 5 to 10%। क्या हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है अगर उसकी बॉडी में कुछ भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाए कि कैंसर होने वाला है, या अलार्म बजना शुरू होता है? तो इसे हम लोग प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। तो बॉडी विल ऑलवेज गिव सिग्नल कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपकी बॉडी में एक सेल डेवलप होता है, वो सेल मल्टीप्लाई होता है और फिर वो कैंसर में डेवलप होता है। क्या यही कैंसर है? जितने तरह के सेल्स हैं उतने तरीके का कैंसर हो सकता है। ऐसा बोलते हैं कि स्टेज 3-4 क्योर नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 स्टेज 4 ठीक नहीं हो सकता है। अगर किसी को कैंसर है, उसने ट्रीटमेंट ले ली, उसका कैंसर वापस आ सकता है। कुछ कॉमन कैंसर प्रॉब्लम जो मेल में हो और फीमेल में हो? मैंने तो अभी आई थिंक 13-14 ईयर्स के बच्चों को देखा है कैंसर होते हुए। कोई ब्लड टेस्ट करा के पता किया जा सके कैंसर का कुछ है? स्क्रीनिंग तो स्टैंडर्ड है, वो तो कराना चाहिए। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं कुछ कैंसर्स के लिए। स्मोकिंग से कैंसर होना एकदम श्योर है? प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप उसमें नेगेटिव चीजें और डालते जा रहे हो। कि ऐसे लोग भी हैं जो हेल्दी डाइट ले रहे हैं और फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। सराउंडेड बाय केमिकल्स। कोई कैंसर में कीमोथेरेपी लेता है तो उसके बाल इसलिए जाने लगते हैं क्योंकि उसने एक ट्रीटमेंट लिया है। सारे कीमोथेरेपी में बाल नहीं जाते हैं, कुछ में जाते हैं, कुछ में नहीं भी जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर को थोड़ा सा बताएंगे? जो बूढ़े मेल होते हैं उनको लगता है कि पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन काफी बार निकल के आता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर। तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम ले रही हूँ, आप मुझे बताइएगा इनको कौन से कैंसर हुए होंगे? मनीषा कोइराला का मत पूछिए। सीएम फंड, पीएम फंड जैसे आपने बोला, और आयुष्मान कार्ड से हर कोई इलाज करा सकता है कैंसर का? तो हर फंड के अपने पैरामीटर्स होते हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं, तो वो यूजुअली हो ही जाता है। इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, अभी गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत बात कर रही है, अवेयरनेस है, लोग भी थोड़े से जागरूक हो गए हैं कि वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नंबर कैसे बढ़ गया? ज़्यादा नंबर इसलिए भी दिख रहा है हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। और आज आप सभी लोगों से एक बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, हो सके तो अपने परिवार के साथ बैठिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमें लगता है कि हमें हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ कैंसर के बारे में। हमें लगता है ये सिर्फ बूढ़े लोगों को हो सकता है या फिर उनको होता है जो सिगरेट, तंबाकू या फिर अल्कोहल लेते हैं। मैं ये मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ। मेरे रिसर्च के दौरान मैंने जाना कि ये किसी को भी हो सकता है। आज हम एक बहुत ही रिनाउंड हस्ती डॉक्टर अंकिता पटेल, एन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम एपेक्स हॉस्पिटल, उनसे जानेंगे कि कैंसर कितना डेंजरस है, जितना हम सोचते हैं उतना या फिर उससे कहीं ज्यादा। आइए आज हम इस कॉन्वर्सेशन को बहुत सिंप्लीफाइड वे में रखेंगे और ऐसे लैंग्वेज में रखेंगे कि आपको आसानी हो समझने में। और अगर कोई सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हो तो आप कैसे कंसल्ट करें, कहाँ जाएं, ये सब डिस्कस करेंगे और पूरा पॉडकास्ट देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर अंकिता पटेल जी, वेलकम टू द पूजा गोस्वामी पॉडकास्ट। यह है बनारस का अपना पॉडकास्ट एंड आई होप आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है, क्योंकि मैं जब बिहाइंड द सीन आपसे बात कर रही थी, मुझे उसी टाइम वो होता है ना, सिक्स सेंस आपका होता है, इंस्टिंक्ट, मुझे तुरंत ही काम कर गया कि ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग जाने वाला है। एक तो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है और हम जितनी बात करें उतना ही कम है, लेकिन जितनी बात करेंगे एटलीस्ट अवेयरनेस हम उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आई लव टू टेल कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हमारा पॉडकास्ट, बल्कि इंटरनेशनली हमारा पॉडकास्ट देखा जा रहा है। तो शायद हम आज इंडिया से भी बाहर लोगों को ट्रीट करने में हेल्प कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द कॉन्वर्सेशन। पहले तो पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और जो आपने अवेयरनेस की बात की है, तो मुझे लगता है आई शुड अप्रिशिएट एंड एवरीबडी शुड अप्रिशिएट लाइक प्लेटफॉर्म लाइक दिस, स्पेशली आपको, कि हम लोग को बुला के आप ये सेशन कर रहे हैं ताकि हम जो बताना चाहते हैं सोसाइटी में वो सबके पास, सबके वो रूरल और अर्बन का जो एक गैप है वो ब्रिज हो सके। तो थैंक यू सो मच। और मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट देखे हैं, दे आर रियली गुड एंड मोटिवेटेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ऑन कैंसर और उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं या फिर उसके सिम्टम्स कैसे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है, क्या फिटनेस के जरिए, क्या अच्छे जिम जाकर, मेडिटेशन अच्छा करके, अच्छा खाना खाकर हम खुद को बचा सकते हैं कैंसर से, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो?
तो देखिए जो कैंसर के कारण है उसमें जो 30 to 40%, हाँ। कैसे 40 to 45% हम्म। ये बेसिकली हमारे डाइट, हमारे वेट और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। ओके। बाकी 30-35% आपका टोबैको और बाकी जो एडिक्शंस है उसकी वजह से होता है। तो डेफिनेटली अगर हम अपना वेट मेंटेन रखें, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें और अगर हम डाइट अच्छा लें तो डेफिनेटली हम कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। वेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेट अगर किसी का ज़्यादा है तो उसमें फैट सेल्स ज़्यादा होंगे। फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं तो अगर हम फीमेल की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, तो उसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा उन फीमेल्स में ज़्यादा होती है और जैसे ही ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर बढ़ता है। और भी कैंसर्स हैं जो मोटापे की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है, प्लस जो हमारी कोमॉर्बिडिटीज है जैसे डायबिटीज इज नाउ लिंक्ड टू कैंसर। तो जो लोग डायबिटिक हैं वो एक तो उनमें रिस्क ज़्यादा है कैंसर होने का, प्लस ट्रीटमेंट के दौरान भी जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब ट्रीटमेंट के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज या साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। और इसके अलावा डाइट, हम एक्चुअली हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सेल डिवाइड होता रहता है, मल्टीपल इंजरीज होती रहती हैं और खराब म्यूटेशंस होते रहते हैं, बट बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि उसको रिपेयर करे। तो एक बैलेंस बना रहता है। जब हम अच्छा खाते हैं, हम मल्टी विटामिन युक्त खाना खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं, तो शरीर में एनर्जी होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है कि उस डैमेज को रिपेयर कर सके। जब ये बैलेंस खराब होता है तो कैंसर हो सकता है, क्योंकि खराब सेल्स बढ़ेंगे, उनसे फाइट करने के लिए हमारे पास नॉर्मल सेल्स कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये पिलर है। और ना केवल कैंसर, आपकी बाकी बीमारियां, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, ये सब आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो मतलब एक अच्छा डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंडीशन कि आपका कैंसर ट्रीट करना है या फिर आपको एक छोटी सी बीमारी ही क्यों नहीं ट्रीट करनी है। लोकल खाओ, सीजनल खाओ, घर का खाओ, समय पे खाओ, अच्छा स्लीप लो और स्ट्रेस फ्री रहो। बेसिक। दैट्स अमेजिंग। अब आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि कैंसर क्या है। मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि आपकी बॉडी में एक सेल डेवलप होता है, वो सेल मल्टीप्लाई होता है। इट टेक्स 1 वीक और 2 वीक दूसरा मल्टीप्लिकेशन होने में, फिर वो धीरे धीरे और मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होता है और वो एक ट्यूमर की तरह बन जाता है या फिर नहीं गांठ की तरह बन जाता है और फिर वो कैंसर में डेवलप होता है। क्या यही कैंसर है? और वुड यू लाइक टू टेल मी? या सो आपने एकदम सही बोला है। थोड़ा करेक्ट मैं करना चाहूँगी। एक सेल से दूसरे 2 सेल बनने में जो टाइम लगता है वो 2 नहीं बनता, फिर वो 4 बनता है, 4 16 बनता है, 16 जो है 64। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। हमारी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि जैसे हमें इंजरी हुई, कटा कहीं पे, ठीक है, फिर बॉडी ने सिग्नल दिया कि हीलिंग स्टार्ट करो, तो बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग। वो हील कर जाता है, ठीक है, फिर वो हीलिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। तो जहाँ जहाँ शरीर में ज़रूरत होती है हीलिंग होती है और हीलिंग फिर बंद हो जाती है। बट जब सेल डिवाइड होने लगता है और रुकता नहीं है कि सेल जब एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगता है तो वो कैंसर होता है। हमारे शरीर में एक क्षमता होती है, जैसे चोट लगी, ठीक है, वो हील हो जाता है। क्यों? चोट लगी, बॉडी ने अलार्म दिया, सिग्नल दिया कि डिवीजन शुरू करो, डिवीजन हुआ, हीलिंग हुई, डिवीजन बंद हो जाता है। बट अगर किसी कारण, अब किसी कारण के ऊपर पूरा रिसर्च है, ये जेनेटिक हो सकता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या ये टोबैको में जो आपके कार्सिनोजेंस हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है वो हो गया। अगर ये कम्युनिकेशन खराब हो जाता है तो सेल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं। तो जितने शरीर में सेल्स हैं, जितने तरीके का, मुंह हो गया, मतलब ओरल कैविटी हो गया, लंग हो गया, ब्रेस्ट हो गया, सर्विक्स हो गया, जितने तरह के सेल्स हैं उतने तरीके का कैंसर हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा कहाँ का जीन जो है वो म्यूटेट हुआ है। ओके, इसी आपके आंसर के ऊपर मुझे एक चीज याद आ गया कि देयर आर वैक्सीनेशन, जैसे HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर के लिए लिया जाता है और हेपेटाइटिस B आपके लंग कैंसर के लिए लिया जाता है। लिवर कैंसर। एकदम सही बोला पूजा जी आपने, कैंसर के लिए वैक्सीनेशन है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही कैंसर है जिसके लिए वैक्सीनेशन है। CA सर्विक्स, जिसको कि हम गर्भाशय ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं आम भाषा में, और इसके अलावा लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए वैक्सीन अभी रिसर्च में है। तो पहले हम बात करेंगे लिवर कैंसर के बारे में। तो हेपेटाइटिस B जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन मार्केट में है, सबको पता है, तो ये लिवर कैंसर से प्रिवेंट करता है। और WHO का एक टारगेट है कि 2030 तक 90% लिवर कैंसर जो कि HPV से हो रहा है उसको इरेडिकेट करने का।
दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशली इंडियन सिनेरियो में है HPV वैक्सीनेशन, जो कि क्योंकि जो CA सर्विक्स होता है ये ज़्यादातर मिडिल और लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज़ में होता है। अगर आप सिंगापुर या US में जाएंगे वहाँ आपको CA सर्विक्स नहीं मिलेगा, वहाँ यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। इंडिया में ज़्यादा है CA सर्विक्स क्योंकि ये HPV वैक्सीनेशन HPV वायरस की वजह से होता है। तो HPV वायरस के लिए अब वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, आज से नहीं कई सालों से है, बट समहाउ पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है और ये अंडररेटेड वैक्सीन है। तो हर फीमेल को 9 to 15 ईयर्स के बीच में 2 वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए HPV का, और अगर 16 to 26 ईयर्स है तो 3 बार वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जो स्केड्यूल है। जो HPV वैक्सीन है ये ना केवल CA सर्विक्स से बचाता है बट वजाइना, वल्वा, इसके अलावा एनल कैनाल कैंसर और मुंह का कैंसर भी कभी कभी HPV वायरस की वजह से होता है, तो इसको बचाता है। अभी तक हमें पता था कि सिर्फ फीमेल्स में HPV जो है वो कैंसर करता है, बट मेल्स में भी, बॉयज़ में भी एनल कैनाल और मुंह का कैंसर HPV की वजह से हो सकता है। तो बॉयज़ में भी रिकमेंडेशन है HPV वैक्सीनेशन का। मतलब आप कह रही हैं कि ये वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा अच्छा है और इतने सालों से है और किसी को पता ही नहीं है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इसके पहले जब मैंने डॉक्टर उषा गुप्ता जी का मैंने इंटरव्यू किया था तब उन्होंने भी मुझे बताया, और मैंने उनसे पूछा भी कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। उन्होंने कहा हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हर अच्छे हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा, एंड ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। आई थिंक 2000, लाइक यू सेड कि 2000 रुपीज़ का एक शॉट है, 3 लगेंगे तो 6000 रुपये खर्च होंगे। लास्ट ईयर इंडियन ब्रांड भी लॉन्च हो गया है, तो दैट इज मच रीजनेबल। सी नाउ इट इज़ वेरी गुड। आई थिंक एवरीबडी इतना कुछ बचा रहा है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दिस। एक्चुअली लोगों को लगता है वो वैक्सीन है, हमें 2-3 हज़ार खर्च नहीं करने, बट ये लोग नहीं समझते कि आगे चल के अगर कभी कैंसर हो ना किसी को, बट अगर हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक ड्रेनेज हो जाता है अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये मेरी साइकोलॉजी आप समझिएगा, जैसे आपने वैक्सीनेशन बोला ना, तो मैंने अभी कोरोना टाइम में मैंने सारे इंजेक्शंस लगवाए थे, और सडनली देयर वाज अ न्यूज़ कि जिसको जिसको भी ये वैक्सीन लगा है, इट इज़ गोइंग टू लाइक साइड इफेक्ट उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये है। तो ये डर मेरे को बन गया कि अगर आपने एक वैक्सीनेशन बोल दिया कि कैंसर से बचने के लिए पूछा, ये इंजेक्शन लगा लो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहेगा कि पता चला कुछ सालों के बाद एक मैसेज आया कि जिसने ये इंडियन ब्रांड यूज़ किया है या फिर नहीं फॉरेन ब्रांड का ये इंजेक्शन लिया है, साइड इफेक्ट है ये। तो देखिए, कोई भी वैक्सीन मार्केट में बिना रिसर्च के नहीं आता है, तो कई साल का रिसर्च होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म इफेक्ट देखा जाता है उसके बाद ही। और जो वैक्सीन वो कई तरीके का होता है। अगर सिर्फ हम HPV या हेपेटाइटिस की ना बात करें तो वायरस को वीक करके दिया जाता है, या वायरस के जो उसका एक स्ट्रक्चर है उसे किसी पार्ट को लेके बनाया जाता है, तो वो फुली एक्टिव वायरस नहीं होता है जो आगे आपको इन्फेक्ट कर सके। ओके। ये कम डोज में इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी को लगे वो कमजोर वायरस आया है, उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ताकि अगर एक्चुअली बाद में आता है तो आपके पास एंटीबॉडीज हैं उससे फाइट करने के लिए। ग्रेट। अगर आप कुछ स्टैट्स की बात करें कैंसर प्रिवलेंस के ऊपर इंडिया में या फिर ग्लोबली, तो हम शायद बेहतर पता कर पाएंगे कि हम कहाँ पे हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 2022 का जो डेटा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन न्यू केसेस आए हैं सामने, जिसमें कि 30% पेशेंट्स ऐसे हैं, 30% पेशेंट ही ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा सरवाइव कर पा रहे हैं। मतलब 70 to 75% पेशेंट्स ऐसे हैं जो 5 से 6 साल से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 11% कैंसर ऐसे हैं जो कि यंगर पॉपुलेशन में हो रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग है। एक चीज़ जो आपने इसके पहले भी कही कि 2024 में इतने कैंसर ट्रीटमेंट्स हुए, लेकिन चांसेस हैं कि 2025 में लगभग 12% से इंक्रीमेंट होगा जी। इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। अभी गवर्नमेंट भी इसके बारे में बहुत बात कर रही है, अवेयरनेस है, लोग भी थोड़े से जागरूक हो गए हैं कि वो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नंबर कैसे बढ़ गया? अब तो कम हो जाना चाहिए। तो नंबर एक तो रजिस्ट्री पे आती है, 2 तरह की रजिस्ट्री होती है, पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री और हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री। जरूरी नहीं कि हमें जो स्टैट्स में दिख रहा है वो एक्चुअल नंबर है, ये वो नंबर है जो रजिस्टर्ड है, राइट। ज़्यादा नंबर इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, डायग्नोस्टिक टूल्स बढ़ गए हैं जी, कैंसर हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, फैसिलिटी बढ़ गई है। और एक मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो ये PM फंड हो गया, CM फंड हो गया, आयुष्मान योजना है, जिसकी वजह से जो पेशेंट पहले हॉस्पिटल तक नहीं आते थे कि बहुत खर्चा होगा,
तो इन सब की वजह से अब वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इसलिए नंबर ज़्यादा दिख रहा है, बट ये नेगेटिव नहीं है, ये डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ा इसकी वजह मतलब से। लोग एटलीस्ट ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिए। Exactly. मतलब इसका मतलब इसके लोगों को पता ही नहीं था कि उनको कैंसर है, तो ट्रीटमेंट के लिए आते ही नहीं थे। पता भी होता था तो उनके अंदर पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमें कैसे हो गया। एक्सेप्टेंस हो भी जाती है तो एक क्या होता है ना कि 80-20 का पहले रेशियो था। 80% पेशेंट पहले एडवांस स्टेज में आते थे। ओके। तो उसमें से सिर्फ 20% ठीक होते हैं। और 80% का तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो सोसाइटी में जब अगल बगल आप देखो, मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं कि अच्छा उनको कैंसर हुआ था, ठीक हो गया। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे पहले मिलते थे कि अच्छा इनको कैंसर हुआ है, 10 साल जी गए। बट अब ये चीज़ें चेंज हो गई। अगर हम सीए सर्विक्स की बात करें, ब्रेस्ट की बात करें, अर्ली स्टेज हेड एंड नेक की बात करें, उस तरह के कैंसर जो हैं, अब इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है और पेशेंट आराम से 5 से 10 साल सर्वाइव कर जाते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम लिया। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कैंसर। अच्छा, इज बिफोर स्टार्टिंग मोर थिंग्स, एक डर जो हर कॉमन पर्सन का होता है, अभी के टाइम में तो लोग ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हैं, दे आर वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट करता है, राइट। तो इज इट वेरी एक्सपेंसिव? द ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव? देखिए, घर है आपका, घर में एक जगह दीमक लगा हुआ है। अगर एक जगह दीमक लगा हुआ है तो उसको ठीक करने में कम एफर्ट, कम पैसा लगता है और साइड इफेक्ट या आपके घर पे इम्पैक्ट कम होगा। बट अगर घर में कई जगह दीमक लगा है, बहुत सारे रूम्स में दीमक लगा है, तो आपका एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, आपकी दवाइयाँ भी ज़्यादा लगेंगी और इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, जिसे हम नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं। तो कैंसर की सबसे ख़राब बात क्या है कि वो फैलता है। एक कैंसरस गार्ड और एक नॉन कैंसरस गार्ड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक डिफरेंस ये भी है कि नॉन कैंसरस गार्ड जो होती है वो फैलती नहीं है और कैंसरस गार्ड फैलती है। जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है, अगर उसकी बात करें तो वो लिवर में, लंग में, बोन में, ब्रेन में फैलता है। अगर हम लंग की बात करें तो वो भी लिवर, ब्रेन, बोन में फैलता है। हेड एंड नेक की बात करें तो फेफड़े में फैलता है। तो कैंसर की सबसे ख़राब बात ही है कि वो फैलता है। तो इसीलिए हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि अपने शरीर को समझिए। कोई भी अलार्मिंग सिम्टम अगर हो या एबनॉर्मल कुछ अगर आपको लगे, वेट लॉस हो रहा है, हम डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, रात में बहुत पसीना आ रहा है इतना और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ये भी कैंसर का सिम्टम है। या आपको कहीं भी शरीर में लंप मिल रहा है, गांठ मिल रही है, और या आवाज़ में बदलाव हो रहा है, जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है तो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। बट लंबे समय तक अगर आपकी आवाज़ में चेंज हो रहा है, या आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, या खाना गले में अटक रहा है, या जॉन्डिस भी अपने आप में एक कैंसर का सिम्टम होता है, या किसी भी नॉर्मल ओपनिंग मुंह से, नाक से, या वजाइना से, या एनल कैनाल से, या पेशाब के रास्ते से एबनॉर्मल तरीके से अगर ब्लड आ रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल। यू हैव टू सी योर डॉक्टर। मुंह का दिक्कत है, आप डेंटिस्ट को दिखाइए। अगर आपको गायनी का इशू हो रहा है तो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए। अपने सिम्टम को इग्नोर मत करिए, क्योंकि बॉडी जो सिम्टम देता है वो ऑर्गन स्पेसिफिक है। अगर किसी को लंग कैंसर है, उसे भी खांसी आएगी, हो सकता है उसके मुंह से भी खून आए। ट्यूबरकुलोसिस में भी यही होगा। ठीक है। अगर किसी को बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी डिस्चार्ज होगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने प्राइमरी डॉक्टर को दिखाइए, गेट योर सेल्फ चेक्ड, उससे पैसा मत सोचिए। अगर उसमें कैंसर डिटेक्ट होता है तो फिर जाके आप स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, स्टेजिंग और ट्रीटमेंट कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस हो जाती है, तो हो सकता है कि शुरुआती स्टेज में ही आपका डायग्नोसिस हो जाए। और अगर शुरुआती स्टेज में डायग्नोसिस हो जाएगा तो हो सकता है सिर्फ सर्जरी से, अगर सर्जरी वाला डिजीज़ है जैसे बच्चेदानी है, तो वो सिर्फ रेडिएशन कीमो से ठीक हो जाता है। तो आपकी कम मोडालिटी में ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब हम फाइनेंशियल एड की बात करते हैं, तो कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट आयुष्मान योजना के अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स में पीएम फंड और सीएम फंड भी आता है। तो अगर कोई गरीब पेशेंट है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनका ट्रीटमेंट, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा अगर कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है और कैंसर प्रूवन है, तो उन पेशेंट के लिए कुछ हॉस्पिटल्स में, एपेक्स हॉस्पिटल में भी वो फैसिलिटी है, सीएम की तरफ से फंड आ जाता है, तो आपका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट गुरु, कीटो, इस तरह के क्राउड फंडिंग वाले साइट्स भी हैं जिसमें आप अपने रिपोर्ट्स लगा सकते हैं और आप इन जनरल पब्लिक से अपील कर सकते हैं। तो रास्ते बहुत हैं।
और हर कैंसर के हॉस्पिटल में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो आपको गाइड करेगा कि आपके सिनेरियो में कौन सी फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए गवर्नमेंट भी बहुत मेहनत कर रही है, लोकल बॉडीज़ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और एनजीओज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट हम तभी आपकी हेल्प कर सकते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, जब पेशेंट पहुंच पाएंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो पैसा अब सेकेंडरी हो गया है, क्योंकि 70 ईयर्स के बाद सबका आयुष्मान कार्ड बनना है। किसी को भी अगर कैंसर और 70 के ऊपर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका आयुष्मान से ट्रीटमेंट हो जाएगा। नहीं है तो बाकी फंड्स अवेलेबल है, क्योंकि आप हर किसी को ट्रीट करती हैं। आई रियली वांट टू नो कि क्या शहर में ज़्यादा अवेयरनेस है और गांव में है? मैं जानना चाहती हूँ कि कैंसर को गांव वाले एरिया में, रिमोट एरिया में, और शहर वाले एरिया में, सिटी एरिया में कैसे लिया जाता है? देखिए, शहर में अवेयरनेस ज़्यादा है और आप के जो पॉडकास्ट हैं प्लस बाकी भी मैंने कुछ दिन में देखा है, तो लोगों के पास यूट्यूब से और फेसबुक से, सोशल मीडिया से अवेयरनेस तो काफ़ी हो गया है। उसे वो एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शहर में क्या है, एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी दोनों बेहतर है। अगर किसी को खांसी भी होती है, नहीं ठीक हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर किसी को ब्रेस्ट लंप है तो जो हेजिटेशन है का लेवल थोड़ा कम है शहर में एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जैसे CA सर्विक्स अगर हमारे पास आती हैं तो यूजुअली 3-4 स्टेज में आती। क्यों? बच्चेदानी के मुंह से खून आ रहा है, वो नहीं बताएंगी, बहू क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, इस उम्र में यहाँ की बीमारी हो गई। तो ये एक जो कम्युनिकेशन गैप है। क्यों? क्योंकि हमने कभी शुरू से अपने फैमिली में हेल्थ रिलेटेड जो एक कॉन्वर्सेशन होता है वो कभी नहीं किया है, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप तो है ही। तो मैं अर्ज करूँगी और डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर किसी को कि अपने घर की फीमेल्स और डेफिनेटली जो एल्डरलीज या जो आपके माता पिता हैं उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें, ताकि उनको किसी भी तरह की कभी भी दिक्कत हो तो ये गैप ना डेवलप हो, क्योंकि गैप की वजह से डिजीज़ बढ़ती है। क्योंकि कैंसर में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जल्दी आएंगे, आपका ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा, कम पैसा लगेगा, कम मोडालिटी लगेगी, आप ठीक हो जाएंगे। एडवांस स्टेज में ये प्रॉब्लम करता है। बट मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी जो एकदम उल्टा है। मेरे पास यहाँ मतलब अच्छी फैमिली से पेशेंट आते हैं बहुत एडवांस स्टेज में, और एक यंग फीमेल भी आई थी, उनके हस्बैंड आई थिंक बैंकर थे। 3 दिन एडमिट रहे, बड़ा ब्रेस्ट लम्प था, पेट कराया, डिजीज पूरी फैली हुई। 3 दिन तक हर दिन 1 घंटे आके डिस्कशन करना, 4 लोग को ले आके, पर 3 दिन बाद ले गए, कुछ भी नहीं करा। मैंने बोला आपको कुछ नहीं कराना, कोई बात नहीं, आप कहीं भी जाके इनका ट्रीटमेंट एटलीस्ट बायोप्सी शुरू कराइए, कुछ ट्रीटमेंट शुरू कराइए। तो ये माइंडसेट अलग है। वहीं पे मेरे पास मध्य प्रदेश से एक पेशेंट आती है, शी इज लेबर, उसको ब्रेस्ट लम्प था, इट वॉज जस्ट 2 सेंटीमीटर। कैन यू बिलीव इट? 2 सेंटीमीटर। स्टेज 1 में वो पेशेंट मेरे पास आई है एंड राइट नाउ शी इज कम्प्लीटली क्योर्ड। तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग इलिटरेट है या कम जानकारी है या अवेयरनेस नहीं है, बट कभी कभी इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं जिन्हें मैं बाकी पेशेंट को बताती हूँ कि ये कम पढ़ी लिखी भले ही हो, लेकिन वो अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर है और इन्होंने ये नहीं सोचा उनका पूरा ट्रीटमेंट आयुष्मान से हो रहा है। तो बिकॉज शी इज वेरी अंडर प्रिविलेज, हस्बैंड नहीं है, शी इज द ओनली फीमेल विद 2 किड्स, तो उनका ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। शी इज डूइंग रियली गुड और शी इज एन एग्जाम्पल। यस, एब्सोल्युटली। मतलब आप सोचो कि आप अपनी बॉडी से अवेयर हो एंड यू कैन ट्रीट इट वेल। और जैसे आपने कहा कि वो 3 दिन तक वेट करते रह गए, मतलब अब मुझे लगता है कैंसर के कंडीशन में तो आप आधे घंटे भी वेट मत करो, बिकॉज यू शुड जस्ट। एक चीज हाँ मैं और बोलना चाहूंगी, सेकेंड ओपिनियन इज योर राइट। अगर आप किसी से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको लगता है कि आपको सेकेंड ओपिनियन लेना है, इट्स योर राइट। आप सेकेंड लीजिए, थर्ड लीजिए, ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आप और एक डेफिनेट डिसीजन ले सकते हैं। बट ओपिनियन की वजह से डिले नहीं होना चाहिए। राइट मतलब बायोप्सी हुई, कैंसर प्रूव हुआ, गेट इट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब 4 महीने तक ओपिनियन लेते रहोगे तो डिजीज तो बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, ओपिनियन इज वेरी गुड, यू शुड सीक ओपिनियन। इससे आपका ट्रस्ट पहले कंसल्टेंट पे भी बढ़ता है कि उन्होंने जो बोला था ठीक बोला था या नहीं बोला था, आपको जहाँ भी लेना। बट इंपॉर्टेंट इज कि टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। डिले जो होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो बिफोर गोइंग इनटू अनदर टॉपिक, बिफोर नोइंग कि क्यों होता है कैंसर, क्या स्टेज 0 जैसा कुछ होता है? क्या हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है अगर उसकी बॉडी में कुछ भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाए कि कैंसर होने वाला है, या अलार्म बजना शुरू होता है बॉडी में? मैं आप तक तब जाऊंगी जब मुझे कुछ बहुत ओवर लगेगा। पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मुझे कैंसर हो सकता है, तो शायद मैं और डिले करूं,
लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि क्या स्टेज 0 या फिर नहीं कोई सिम्टम जो मुझे पता चले और मैं भाग के आपके पास आ जाऊं? पहले तो मैं एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ, कैंसर किसी को भी हो सकता है। जो जिंदा है, जिसके अंदर सेल्स है, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, कैंसर किसी को भी हो सकता है। और कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें वो रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस अब वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर हो चुका है। स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक रखना। लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है वो भी एक कैंसर का कारण होता है। बाकी टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो तो है ही। तो हम सब की लाइफ अब इतनी चेंज हो गई, हर कोई स्ट्रेस में रह रहा है। बहुत सारे लोगों का जो एक स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, वेट बढ़ गया है। पहले अगर हम क्लास में देखें, हम लोग जिस क्लास में पढ़े हैं, 2-3 बच्चे होंगे जो ओबीज होंगे या हेल्दी रहे होंगे, उनको सब टीज भी करते थे उस समय। अब की क्लास में जाइए, 8-9 के बच्चों को देखिए, ऑलमोस्ट 40 to 50% बच्चे ओवरवेट हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल हमारे में और हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। तो दैट इज अलार्मिंग। अगर मैं स्टेज 0 की बात करूं तो इसे हम लोग प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। तो बॉडी विल ऑलवेज गिव सिग्नल कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे सीए ओवरी की जो फीमेल्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, वो कहेंगे कि हमें सिर्फ गैस की प्रॉब्लम थी। अच्छा, गैस हमारे देश की नेशनल प्रॉब्लम है। किसी का सिर भी दर्द करेगा तो गैस सिर पे चढ़ गया। अभी कोई हिप पेन लेके आया कि वहाँ गैस घुस गया था। बोले आपको कैसे पता चला? बोले वो दबाए थे तो निकला था। तो गैस इज अ नेशनल प्रॉब्लम, बट गैस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम। अगर आप एकदम अच्छे से आपका जो बाउल हैबिट है, आप सुबह उठते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, वो चेंज होने लगा। अब बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहने लगे हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फिर डायरिया हो रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फिर डायरिया हो रहा है, ऐसा हो गया। या डेफिनेटली गैस ज्यादा बन रहा है, या पीवी डिस्चार्ज होने लगा है। सॉरी, बच्चेदानी के मुंह से अगर बहुत पानी निकल रहा है, अच्छा, ओके, या मुंह में बहुत छाले होते जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो ऑलवेज सीक ओपिनियन फ्रॉम अ डॉक्टर। जरूरी नहीं कि आप कैंसर के डॉक्टर को दिखाओ, सारे सिम्टम कैंसर के नहीं हो सकते, बट मुंह का दिक्कत है, आप डेंटिस्ट को दिखाओ या ईएनटी डॉक्टर को दिखाओ। गायनी का है तो गायनी। द बॉटम लाइन इज सीक ओपिनियन फ्रॉम एक्सपर्ट डॉक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसे हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। स्टेज 0 जिसे या प्री कैंसरस आप कह रहे हैं, जिसे पैप्समियर की जांच होती है, या एचपीवी, वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए होता है। ये 21 साल के बाद, शादी के बाद हर फीमेल को 3 साल पे कराना चाहिए। और अगर एचपीवी का टेस्ट करा रहे हैं तो 5 साल में, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता, और 5 साल में एक बार टेस्ट कराना, बहुत फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा नहीं, कि इट्स डूएबल, किया जा सकता है। मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, तो 40 साल के बाद हर फीमेल को मेमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। और हर फीमेल को पीरियड्स के बाद 7 या 8 दिन के बाद अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, उसको देखा जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। अगर आपने जैसे कहा कि ब्रेस्ट सेल्फ, हाँ, पीरियड्स के बाद, क्योंकि पीरियड्स के पहले पीएमएस होता है, बहुत एंगॉजमेंट होता है, कुछ लोग को नॉड्यूल्स आ जाते हैं। पीरियड के बाद जो फ्लूइड रिटेंशन वो खत्म हो जाता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू पैल्पेट। और लोग ऐसे ऐसे पैल्पेट करते हैं, उसे फ्लैट ऑफ फिंगर से पैल्पेट करना होता है। ऐसे करेंगे तो आपको फैट तो पकड़ में आएगा ही, लगेगा ओ लंप है, गांठ है, कैंसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका पूरा प्रोसीजर आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल। मेल्स में क्या है, अगर आप एडिक्शन है किसी चीज का, आप तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, या स्मोक, टोबैको इन एनी फॉर्म, स्मोकलेस भी हो सकता है, स्मोकिंग फॉर्म भी हो सकता है। और जौनपुर में बहुत सारे कैंसर के पेशेंट है ओरल, क्योंकि वो लोग दोहरा यूज करते हैं, मतलब वो टोबैको को भी प्रोसेस करते हैं अलग तरीके से, फिर उसको कंज्यूम करते हैं। इसलिए जौनपुर में ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो साल में एक बार आप डेंटिस्ट का ओपिनियन ज़रूर लीजिए, या किसी ओरल कैंसर के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। स्पेशली अगर आपके मुंह में सफ़ेद दाग है या लाल धब्बा है जो कि उंगली से नहीं हट रहा है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया या राइथ्रोप्लेकिया कहते हैं, ये प्री कैंसरस है। ल्यूकोप्लेकिया जो है 8% केसेस में कैंसर में, 8 to 18% कैंसर में चेंज होता है। इराइथ्रोप्लेकिया 50% चांसेस है कि वो कैंसर में चेंज हो। कभी कभी मुंह खुलना बंद हो जाता है। अच्छा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का कुछ भी सिम्टम हो तो आप ज़रूर दिखाएं। तो ये कैंसर के पहले वाला स्टेज होता है। खांसी बहुत आ रही है, या आप स्मोकर हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, पर डे आप 1 पैकेट 2 पैकेट पूरा स्मोक कर ले रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी कि साल में एक बार लो डोज सीटी स्कैन होता है वो करा लें, या एक चेस्ट फिजिशियन से ओपिनियन ले लें। तो पहले तो अलर्ट रहें अपनी बॉडी, क्योंकि नॉर्मल बॉडी विल बी नॉर्मल विदाउट सिम्टम, ठीक है, बट कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है, सीक ओपिनियन।
मान लीजिए आपके ओरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर नहीं आपको अल्सर्स आ रहे हैं, या फिर आपको गैस ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, जैसा आपने कहा, क्या ये नॉर्मली भी हो सकता है? यस कि अगर ये होता है तो ये सिर्फ प्री कैंसर नहीं का? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने यही बोला कि कोई भी सिम्टम होगा, मैंने ये नहीं बोला कैंसर के डॉक्टर को दिखाएं, मैंने बोला कि आप उस पर्टिकुलर, अगर आपको डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आपको पेशाब में जलन हो रहा है, या अगर मान लीजिए, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन भी होगा तो भी खून आ सकता है, आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। पॉइंट इज, वही मैंने बोला, बॉटम लाइन इज, कोई भी सिम्टम हो आप स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर कैंसर होगा तो वो कैंसर हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। कैंसर ज्यादातर रेफरल डिपार्टमेंट है, डायरेक्टली बहुत कम पेशेंट्स आते हैं जो बहुत अवेयर हैं। काफी बार तो पेशेंट को सिम्टम ही नहीं होता, साइकोलॉजिकल। एक पेशेंट आए थे, जौनपुर से ही आए थे, सिगरेट पीते थे, सब कुछ करा लिए, कंसेंट दे के, अपना एमआरआई भी करा लिए, सीटी भी करा लिए, और एनजीओ भी करा लिए, सब कुछ करा लिए जबरदस्ती, इन द सेंस कि हम एडवाइस नहीं करते थे। ही वाज लाइक कि नहीं, हम खुद कराना चाहते हैं, हमें ये रिस्क फैक्टर्स है, कुछ भी नहीं निकला। तो वो ओवर कॉशियस थे, पैनिक थे। मैंने बोला ये सब रहने दीजिए, आप अपना स्मोकिंग छोड़िए। आप स्मोकिंग करते रहेंगे और टेस्ट कराते रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप स्मोकिंग छोड़िए, उसमें आप एफर्ट डालिए। आप किसी डी एडिक्शन सेंटर में जाइए, वहां पे प्रॉपर काउंसलिंग कराइए, आप स्मोकिंग छोड़िए। क्योंकि स्मोकिंग जब आप करते हैं तो सिर्फ खुद को हार्म नहीं कर रहे हैं, अगल बगल जो उसका स्मोक होता है, बाकी आपके जो फैमिली मेंबर, जिसे हम पैसिव स्मोकर्स कहते हैं, उनमें भी कैंसर होने का रिस्क होता है। और इनहेरेंटली फीमेल्स को कैंसर होने की संभावना मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? जेनेटिक मेकअप। ओके, जेनेटिक मेकअप क्या आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाएंगे? कैंसर जो है, इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीज। ओके, ठीक है। जेनेटिक डिजीज मतलब आपके जब तक डीएनए म्यूटेट नहीं होगा, सेल क्यों बढ़ रहा है? सेल इसलिए, आप सेल से डीएनए को हटा दीजिए, वो नहीं डिवाइड होगा, या एक दो बार डिवीजन होके खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई जो क्योंकि हमारे शरीर में डेली नए सेल्स बनते रहते हैं और कुछ सेल्स की डेथ होती रहती है, ये एक बैलेंस बना हुआ है। जब सेल्स बन रहे होते हैं तो उसमें कुछ कुछ डैमेज होता रहता है। तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, जैसे कि आपका BRCA1 BRCA2 हो गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गया, प्रोटो ऑन्को जीन्स हो गया, ये सब मिलके एक बैलेंस बनाए रहते हैं कि नॉर्मल मशीनरी बॉडी की चलती रहे। जब इनमें से कोई भी गड़बड़ होगा तो एबनॉर्मल सेल वो मरेंगे नहीं, वो बढ़ते जाएंगे। एबनॉर्मल सेल वो रिपेयर नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा, और ये कैंसर कॉज करता है। अगर हम कॉज की बात करें, आपने टोबैको का कुछ लिया, उसमें कम से कम 70 कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, वो जाके डीएनए पे एक्ट करते हैं। जैसे हम सर्विक्स की बात काफी देर से करें, HPV, वो क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो ले जाके हमारे नॉर्मल जो सेल के जेनेटिक मटेरियल में इम्प्लांट फिट कर देता है। तो सेल अब उस तरीके से बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन तो HPV वाला मिल गया है, तो वो बढ़ने लगता है। और अगर हम स्मोकिंग का तो मैंने बता ही दिया कि 70 कार्सिनोजेंस होते हैं। ईस्ट्रोजन जो फीमेल्स में ब्रेस्ट और यूट्रस का कराता है, वो शरीर में अगर आपकी ईस्ट्रोजन ज्यादा है, अब वो क्यों ज्यादा हो सकता है? या तो आप हार्मोनल टैबलेट्स बहुत ले रहे हैं, या आप हेल्दी हैं तो आपके शरीर में फैट सेल ज्यादा है तो उसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा। व्हाट इज ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन एक तरीके का हार्मोन होता है। हमारे शरीर में फीमेल्स में 2 तरह का हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन की मात्रा अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है शरीर में, तो उसमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर पिल्स ले रहे हैं, या बेबी नहीं किया, जब बच्चा नहीं करते, या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, तो शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। तो ये सभी कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो जितने ऑर्गन्स हैं शरीर में, उतने कारण हो सकते हैं कैंसर को कराने का। और लाइफस्टाइल हो ही गया। लाइफस्टाइल से क्या होगा? डायबिटीज होगा। डायबिटीज भी प्रोन करता है कि कैंसर हो, ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो खराब सेल बढ़ेंगे, अच्छे सेल के पास ताकत नहीं है, बॉडी के पास ताकत नहीं है कि वो खराब सेल से लड़ सके। और अगर इन्फेक्शन होगा तो वो जाके कंटिन्यूसली इरिटेट करेगा और फिर कैंसर कॉज कर सकता है। सो आपका कहना है कि डायबिटीज से कैंसर हो सकता है? ऐसी स्टडीज अभी आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि डायबिटीज या शरीर में अगर शुगर का लेवल बढ़ता है तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, एंड व्हाट आर अदर रीजंस जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है? तो प्रोलॉन्ग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, टोबैको, अल्कोहल को साथ साथ ले दिया तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट्रोजन मैंने बता ही दिया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी वेट, पुअर डाइट, ठीक है, आप प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा ले रहे हो। एक्चुअली वी आर सराउंडेड बाय केमिकल्स।
आप जो ये मॉस्किटो रिपेलेंट भी कहीं ना कहीं तो केमिकल ही है, तो हम शरीर में अपने केमिकल ले रहे हैं। तो दीज आर बेसिक कॉजेज। अगर हम जैसे मुंह के कैंसर की बात करें तो टोबैको हो गया, सुर्ती जो लोग दांत के और गाल के बीच में, तो उनको यहाँ जबड़े का कैंसर बहुत ज्यादा होता है। HPV मैंने बताया मुंह के पीछे का कैंसर करता है। फेफड़े के कैंसर के लिए एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द कॉमन कॉज। और इसके अलावा स्मोकिंग करना अपने आप में एक बड़ा कारण हो जाता है। इसके अलावा अगर स्टमक कैंसर की बात करेंगे तो कुछ खाना ऐसा होता है जिसकी वजह से स्टमक कैंसर, या जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है या रिफ्लक्स होता है, उनको भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। कोलन कैंसर, पहले क्या था, देखिए कोलन कैंसर मतलब जो पेट की अतड़ियाँ होती है, इंटेस्टाइन होता है। पहले इंडिया में इतना कॉमन नहीं था, पहले ये वेस्ट में ज़्यादा कॉमन था। हमने क्या किया है, हमने उनसे खाना ले लिया है, हमने प्रिजर्वेटिव फूड ले लिया है, हम रेड मीट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम प्रिजर्व फूड ज्यादा ले रहे हैं, रेडी टू ईट ज्यादा ले रहे हैं, और इससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। जब कॉन्स्टिपेशन मतलब आपके रफेज, मतलब जब हम फल खाते हैं या जो सब्जियां खाते हैं उससे रफेज बढ़ता है, और जो अनवांटेड चीजें हैं वो इंटेस्टाइन के बाहर जाती है। राइट, ठीक है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन है तो कंटिन्यूअसली वो इरिटेट करते रहते हैं और इसकी वजह से कोलन कैंसर हो सकता है। तो जो हमारी डाइटरी हैबिट चेंज हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस जो है, ये ऐसे कंपैरिजन कोई इसका रिसर्च तो नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि सिगरेट पियो या स्ट्रेस लो, इक्वल चांसेस होते हैं कैंसर के, क्योंकि स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है। हाँ, तो स्ट्रेस, और आप कह रही हैं कि स्ट्रेस और सिगरेट पीना दोनों बराबर है? तो ऐसा कोई अपफ्रंट रिसर्च नहीं है, क्योंकि ऐसा रिसर्च हो भी नहीं सकता ना। आपने किसी को स्ट्रेस दिया, आप स्ट्रेस को मेजर कर रहे हो, और किसी को स्मोक करा रहे हो, तो इस तरह का रिसर्च हो भी नहीं सकता। बट एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए और समझाने के लिए कि स्ट्रेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कॉज कैंसर। आपकी कंटिन्यूस बातों में मैंने एक चीज बहुत ज्यादा पाई है कि स्मोकिंग से कैंसर होना एकदम श्योर है। देखिए, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो एक्सीडेंट हो सकता है, बट अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करके रोड क्रॉस कर रहा है तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई एडिक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन तब भी उनको कैंसर हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर स्मोक किया बट उनको कैंसर नहीं हुआ है। तो कैंसर इज काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप उसमें नेगेटिव चीजें और डालते जा रहे हो, बट उसमें बचने की भी संभावना होती है, वो चांस की बात है। तो वो एक एग्जाम्पल लेके हम अपने एडिक्शन को कंटिन्यू, लोग कहते हैं ना, अरे वो तो जिंदगी भर पिए हैं, बट लेकिन पहले के लोग पीते तो उनकी इम्यूनिटी भी ठीक थी, घर का खाते थे, वेट ज्यादा नहीं होता था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और डेफिनेटली इट्स अ डिजीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी मेरे टीम मेंबर, मैं बाहर अभी जब गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम से ज़रूर पूछिए कि मैं ना सिगरेट पीता हूँ, मैं ना मिठाई खाता हूँ, ना मुझे डायबिटीज़ है, ना कुछ, मतलब कोई भी बुरी आदतें नहीं है, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज सब लेता हूँ, तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं ज़रूर पूछूंगी, क्या ये कैंसर होने के चांसेस एकदम जीरो कर देता है? जीरो हम नहीं कह सकते, हाँ कम ज़रूर कह सकते हैं। ओके, लेकिन हमने ऐसे लोगों, जैसे आपने अभी कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो हेल्दी डाइट ले रहे हैं सब कुछ और फिर भी उनको कैंसर हो रहा है, उसका कुछ तो रीज़न होगा। तो एक तो स्ट्रेस हो गया, हाँ, ठीक है, और दूसरी चीज है कि आपको नहीं पता, जैसे हम कह रहे हैं कि ठीक है हमने बाजार से खरीद के कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल, अब उसके ऊपर क्या पेस्टिसाइड आपने अच्छे से वॉश किया है कि नहीं, या आप जो दूध पी रहे हैं उस गाय को या भैंस को कोई इंजेक्शन लगा है कि नहीं, आपको कैसे पता है? तो और प्लस वी आर सराउंडेड बाय केमिकल्स। आप अगर देखोगे ना तो हर जगह केमिकल है, हर जगह रेज है, ठीक है, आपका जो वही स्लीप पैटर्न चेंज हो चुका है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि कैंसर अगर किसी को हो जाता है ना तो लोग पूछते हैं, फिर मुझे लगता है मैं इसका क्या आंसर दूं, फिर मुझे यही लगता है किसी को कैंसर हो जाता है तो डेफिनेटली हम किसी भी टेस्ट से ये नहीं पता कर सकते कि किसकी वजह से हुआ है। राइट, बस हम ये देखते हैं कि क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर नहीं होता फीमेल्स को। अच्छा, ओके, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनके 6 बच्चे बट ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो हर एक चाइल्ड बर्थ हुआ 9 महीना, और उसके बाद आपने अगर 1 साल या 9 महीना आपने ब्रेस्ट फीडिंग की तो ऑलमोस्ट 2 साल। तो अगर ये एक साइकिल चलती है तो प्रोबेबली 6 to 8% चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कम होगा। 100% नहीं कम करेगा, चांसेस कम करेगा। 6 बच्चे हो गए या 5 बच्चे हो गए तो मान लीजिए 30-40% चांसेस कम है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। बट बीइंग अ फीमेल हैविंग ब्रेस्ट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कैंसर। तो कैंसर आज के दिन में किसी को भी हो सकता है। जस्ट बी अलर्ट, लुक फॉर योर सिम्टम्स, इग्नोर ना करें, सिम्टम्स होने पे
अपने डॉक्टर को दिखाएं, नॉट नेसेसरली कैंसर, जब कैंसर प्रूव होगा तब आप कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर पे जाए। आप जा भी सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि उस शहर में कैंसर स्पेशलिस्ट हो, तो जो भी हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, इतना सभी डिटेक्ट कर ले। अभी क्योंकि आपने इतनी सारी बताई कि भाई आप शराब पीते हो तो कैंसर होने के चांसेस है, आपने सिगरेट पिया तो कैंसर होने के चांसेस है, एक नशा जो पूरा यूपी करता है, दैट इज चाय का नशा। कैन यू टेल मी, क्या इससे भी कैंसर होता है? नहीं, ऐसा प्रूवन नहीं है, और ऐसा अभी तक किसी लिटरेचर में नहीं आया कि चाय से कोई कैंसर होता है। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, यू शुड बी लाइक कंज्यूम एनीथिंग इन मॉडरेशन। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, मॉडरेशन में हर चीज़ ठीक है। ओके, चाय से कैंसर नहीं होता है। ग्रेट। अब ऐसा बोलते हैं कि एक तो स्टेज 0 पे अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, कैसे पता चले कि हम स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 2 पे हैं, स्टेज 3 पे हैं, स्टेज 4 पे हैं, और ऐसा बोलते हैं कि स्टेज 3-4 क्योर नहीं हो सकता, तो उस टाइम उस पर्सन को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कैसे पता चले। हाँ। तो फिर मैं रिपीट करूंगी, लिसन टू योर बॉडी। कोई भी सिम्टम हो, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी, आपको चक्कर भी आ रहा हो, आपको वीकनेस लग रही हो, आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपको पैर से कमजोरी लग रही हो, किसी भी तरह का एबनॉर्मल सिम्टम, आपको पता है आप नॉर्मल कैसे रहते हो, उसमें कुछ भी बदलाव हो, सीक ओपिनियन। जिस ऑर्गन का दिक्कत है उस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट से मिलिए। गैस की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलिए। पेशाब में अगर खून आ रहा है, जलन हो रहा है, तो यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। जितने ऑर्गन्स हैं उसके डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 स्टेज 4 ठीक नहीं हो सकता है। स्टेज 0 तो प्री हो गया। स्टेज 1 मतलब जब लोकली एक जगह, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मुंह के कैंसर का, तो स्टेज 1 मतलब मान लीजिए अगर हम टंग का एग्जाम्पल देते हैं, तो अगर सिर्फ जीभ में एक छोटा कैंसर है 2 सेंटीमीटर से छोटा, तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में 4 से 5 सेंटीमीटर है तो 2 है। जब ये लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है, मतलब हर कैंसर फैलता है, जहाँ पे है वहां पे फैलेगा, वहाँ के लिम्फ नोड्स पे फैलेगा। मुंह का है तो गले में फैलेगा, ब्रेस्ट का है तो आर्मपिट में फैलेगा, लंग का है तो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में फैलेगा। तो गिल्टियाँ जिसको कहते हैं आम भाषा में, कैंसर वहाँ फैलता है। तो अगर अगल बगल की गिल्टियों को इन्वॉल्व किया है तो ये आपका स्टेज 3 में आता है। और स्टेज 4 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4A और 4B। 4B वो होता है जो शरीर के अलग अलग भागों में फैल चुका है, और 4A वो होता है जैसे कि आपका बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, आगे ब्लैडर है, पेशाब का रास्ता, और पीछे रेक्टम है, उसको पकड़ लिया है। तो अगल बगल के स्ट्रक्चर्स को पकड़ लिया है, तो ये स्टेज 3 है। अब ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि स्टेज 1, 2 तो ठीक है, हम 3 और 4A में भी ट्रीटमेंट जो होता है वो करते हैं, और पेशेंट का क्योर पॉसिबल है। हालांकि अगर स्टेज 1, 2 में है तो क्योर 90% पॉसिबल है, 3 में हो जाता है तो वो घट के आपका 60 से 70% हो जाता है, 4A में है तो वो और कम होकर 20 to 30% हो जाता है। और ये परसेंटेज हर कैंसर का अलग अलग होता है। तो स्टेज 4A, 3 ये भी ठीक हो सकते हैं, बट ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास आए और प्रॉपर ट्रीटमेंट समझे और अपना ट्रीटमेंट कराएं। 4B वो है जो पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसमें हमारा इंटेंट या जो हमारा एम होता है वो ठीक करना नहीं होता है, सिम्टम्स को कंट्रोल करना होता है। मान लीजिए लंग कैंसर किसी को है और दिमाग में फैल गया है, तो हम दिमाग में रेडिएशन करेंगे, ऐसी दवाइयाँ देंगे जो दिमाग तक जाए, उस कैंसर को वहाँ पे कंट्रोल करके रखे, ताकि पेशेंट जितने दिन है अपने पैरों पे चल सके। लंग कैंसर हड्डियों में भी फैलता है, कभी कभी पेशेंट स्ट्रेचर पे आते हैं, तो उसमें अगर फ्रैक्चर हो गया है तो ऑर्थो डिपार्टमेंट से हेल्प लेके फिक्सेशन होता है, और फिर रेडिएशन और कीमो चलता है, जिससे पेशेंट काफ़ी बार खड़े भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर नसें दबी हैं, अगर समय पे आप आ गए तब तो आप खड़े हो सकते, लेकिन आपने लेट किया, क्योंकि शरीर में नसें ही ऐसी सेल्स हैं जो दोबारा रीजेनरेट नहीं होती। तो इसीलिए हमेशा न्यूरो में बोला जाता है जब भी सिम्टम आए तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि रीजेनरेशन उसमें नहीं होता है, या बहुत स्लो होता है। तो ट्रीटमेंट सब में पॉसिबल है, इंटेंट या एम चेंज हो जाता है। शुरू में वो क्यूरेटिव होता है, और एडवांस स्टेज में पैलिएशन, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा फोकस करके चलते हैं कि पेशेंट का जो एंड ऑफ लाइफ है, या एंड ऑफ लाइफ भी नहीं बोलेंगे, पेशेंट की जितनी ज़िंदगी बची हुई है वो पेन फ्री और अपने पैरों पे अपना डेली जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ होता है, वॉशरूम जाना, उठना, बैठना, अपना काम करना, वो पेशेंट कर सके। सो अभी तक जो हमने बात किया, आपने स्टेज 0 से स्टेज 1 स्टेज, और सबसे अच्छी बात तो आपने ये बताई कि स्टेज 3 और 4 भी क्योर हो सकते हैं, ऑल्दो चांसेस कम है, लेकिन मुझे लगता था कि स्टेज 1 और 2 को ही क्योर किया जा सकता है, 3 और 4 में चांसेस नहीं होते। अब मैं कुछ सेलिब्रिटीज को बहुत कंटिन्यूअसली देख रही हूँ जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और सर्वाइव करके वापस भी आ जा रहे हैं, और मुझे इनका स्टेज तो नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोग 3rd और 4th स्टेज पे ही खुद को डिटेक्ट कर रहे हैं।
जैसे युवराज सिंह हो गए या फिर नहीं हिना खान, वन ऑफ अ वेरी बिग एग्जांपल। आई एम सीइंग एवरी डे शी इज वर्किंग हैप्पी, शी इज गिविंग मैसेजेस टू द पीपल, अपने ऑडियंस से भी वो बात करती हैं। तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम ले रही हूँ, आप मुझे बताइएगा इनको कौन से कैंसर हुए होंगे। किरण खेर, शी हैड मल्टीपल माइलोमा, जो एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है जो बोन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, प्लस आगे चल के ऑर्गन्स को भी। ओके और इसमें मेडिसिन देते हैं और उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके। हमारी लेगेसी क्वीन मुमताज जी, शी हैड ब्रेस्ट कैंसर। ओके। सोनाली बेंद्रे, सोनाली बेंद्रे हैड मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर। ओके। हिना खान, ब्रेस्ट कैंसर। ताहिरा कश्यप, ब्रेस्ट कैंसर। एंजेलिना जोली, सो एंजेलिना जोली को कैंसर नहीं था, यहाँ पे Okay. मैं बताना चाहूँगी। हाँ. एक जीन होता है BRCA1-2 जिसको हम BRCA1 BRCA2 कहते हैं। ओके। तो आपने सुना होगा जेनेटिक कैंसर या अनुवांशिक कैंसर। तो अगर किसी के घर में मदर को, नानी को, मौसी को, बहन को कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट या ओवरी या क्लस्टर ऑफ कैंसर है सेम ब्लड रिलेटिव्स में, ओके। तो ऐसे लोगों को अपना जेनेटिक टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो इनकी फैमिली में पाया गया कि ये जेनेटिकली शी वाज पॉजिटिव और आगे चांसेस थे कि इनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, और अगर BRCA1-2 पॉजिटिव होता है तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर का। तो इसीलिए इन्होंने प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी करा दी, मतलब अपने दोनों ब्रेस्ट का सर्जरी करा दिया है, क्योंकि ब्रेस्ट नहीं रहेगा तो फिर आपका कैंसर भी नहीं होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एनी फीमेल अगर उनको लगता है कि उनकी फैमिली में, क्योंकि सारे कैंसर अनुवांशिक नहीं होता है, ये काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी होने वाली, बच्चों की शादी, तो उनकी शादी में लोग पूछते हैं कि मदर को कैंसर था तो इनको होगा कि नहीं। तो पहले तो हम समझाते हैं कि एक स्पोरेडिक केस है, एक घर में कैंसर है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब हेरिडिटरी हो, बट अगर क्लस्टर ऑफ केसेस हैं जो अब बढ़ रहा है, काफ़ी नंबर बढ़ गया है, 5 to 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक कैंसर हो सकता है, तो इनकी फैमिली में वही था, तो इसीलिए उन्होंने अपना कैंसर नहीं था लेकिन तब भी प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी करा ली। तो क्या ये स्टेज 0 पे ही खुद को डिटेक्ट कर ली थी? देखिए, अगर आप जेनेटिकली पॉजिटिव हैं तो जो प्रोबेबिलिटी कैंसर होने की है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। Okay. तो पता है अगर BRCA1-2 पॉजिटिव है, ब्रेस्ट में कैंसर होगा, ओवरी, तो जब वो ऑर्गन ही नहीं रहेगा तो कैंसर नहीं डेवलप होगा। तो स्टेज 0 भी नहीं था, कैंसर भी नहीं था, लेकिन पता था चांसेस है। आप जा रहे हो, सामने गड्ढा है, 50% है कि आप गिर जाओगे, तो आप बच के जाओगे, ठीक है, या तो आप प्रिकॉशंस लोगे, तो इट वॉज प्रिकॉशनरी। ओके। महिमा चौधरी, महिमा चौधरी हैड ब्रेस्ट कैंसर। ओके। युवराज सिंह, ही हैड दोनों लंग के बीच में मीडियास्टिनम होता है, वहाँ पे जर्म सेल ट्यूमर था। लोग काफ़ी बार इसको लंग कैंसर कहते हैं, बट वो लंग कैंसर नहीं, जर्म सेल ट्यूमर था। ये एक अलग वेराइटी का ट्यूमर होता है, बट ही इज क्योर्ड। तो काफ़ी साल हो गए, ही इज क्योर्ड एंड ही इज प्लेइंग, ही इज फिट। लीजा रे को भी मल्टीपल माइलोमा था, वही ब्लड कैंसर। मनीषा कोइराला का मत पूछिए मुझे नहीं पता क्योंकि वो कहीं पब्लिकली है नहीं। अच्छा, ओके। अगर मैं ये सेलिब्रिटीज की लिस्ट से ही अगर थोड़ा सा अनुमान लगाऊं तो ब्रेस्ट कैंसर तो मतलब बहुत ज्यादा है। यस, ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंक्रीज हार्मोन्स इन योर बॉडी एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लेट चाइल्ड बर्थ, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो और अगर किसी का मेनार्क मतलब महीना किसी का जल्दी आया है और मेनोपॉज लेट हो रहा है, मतलब लंबे समय तक आपको पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब लंबे समय तक आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, सोशल ड्रिंकिंग, वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हो सकता है। ओके। जैसे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, ये हमारे वॉरियर्स हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अनसंग वॉरियर हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो इस समय अगर इंडिया की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 है। वो हमें इन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स में भी दिख रहा है, और प्लस हमें हॉस्पिटल्स में भी दिखता है कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो मेल जो हैं वो हेड एंड नेक वाले आ रहे हैं, और लंग कैंसर आ रहे हैं, और प्रोस्टेट कैंसर आ रहे हैं, बट फीमेल ने ब्रेस्ट, सर्विक्स और ओवेरियन कैंसर आ रहे हैं, और वही हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। सो जैसे कि मतलब आपने कहा कि वॉरियर्स हैं ये, और ये कहीं ना कहीं ये पूरे इंडिया को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इनको देखने के बाद शायद मुझे लगता है हर पर्सन को एक बार ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट देख लेना चाहिए, या फिर नहीं खुद की स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। जैसे आप कह रही थी, क्या कोई तरीका है कि कोई ब्लड टेस्ट करा के पता किया जा सके कि मतलब कोई ट्यूमर है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कैंसर का कुछ है? तो ब्लड, देखिए स्क्रीनिंग तो स्टैंडर्ड है, वो तो कराना चाहिए,
कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं कुछ कैंसर्स के लिए, लेकिन वो हम तब कराते हैं जब हम कैंसर एक तो डाउट कर रहे हों, दूसरी चीज कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हर सेशन के बाद हम स्कैन नहीं कराते हैं। फिर हम अगर ट्यूमर मार्कर शुरू में बढ़ा हुआ है तो बाद में उसको रिपीट करके चेक कर सकते हैं कि बढ़ रहा है या घट गया है। या सॉरी टू कट, ट्यूमर मार्कर्स को थोड़ा इलाबोरेट कर पाएंगे आप? तो जैसे कि आपका CA ओवरी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स है, तो उसमें CA 125 बढ़ा हुआ होता है। तो किसी नॉर्मली ये 35 के अराउंड होता है। अगर यंग फीमेल है, इन्फेक्शन है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें 100 तक भी हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। बट अगर किसी का लेवल बहुत हाई हो रहा है या ओल्ड फीमेल है, लाइक 40-50 साल से एज ज़्यादा है और उसमें CA 125 बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी उसको स्क्रीन करा लेना चाहिए, उसको रूल आउट कराना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं। काफ़ी बार तो हज़ार करके भी पेशेंट आ जाते हैं। तो ये ट्यूमर मार्कर है, जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे ये फॉल करता जाएगा, क्योंकि वो वहीं से बन रहा है। जब उसका लेवल, कैंसर का लेवल कम होता जाएगा तो CA 125 भी कम होता जाएगा। और एक बार ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो गया, जब हम पेशेंट को फॉलो अप के लिए बुलाते हैं तो भी इन ट्यूमर मार्कर्स से हम चेक करते रहते हैं, जैसे ही बढ़ता है वैसे ही स्कैन करते हैं कि क्यों बढ़ रहा है। तो ये तो मैंने इसका बता दिया। ब्रेस्ट का CA 15.3 होता है। जो पेट का कैंसर मतलब इंटेस्टाइन का कैंसर है उसमें CEA कराते हैं। जो पेंक्रियाटिक कैंसर है उसमें CA 19.9 कराते हैं। लिवर कैंसर में अल्फा फीटोप्रोटीन AFP कराते हैं। यंग फीमेल में भी ओवरी कैंसर होता है या टेस्टिकुलर कैंसर होता है, जो बच्चियां हैं 20-30 साल की, अगर उनमें ओवरीज बढ़ गई या मेल है उसमें टेस्टिकुलर कार्सिनोमा हो गया तो उसमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स है जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और LDH। तो ये ट्यूमर मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोसिस के लिए, फिर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद फॉलो अप पे कैसा पेशेंट बिहेव कर रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि आप हर विजिट पे पेट स्कैन नहीं करा सकते। करेक्ट, ठीक है। लॉजिस्टिक इशू भी होता है, फाइनेंशियल, और हर स्कैन पे एक डोज जाता है। हम डोज बार बार पेशेंट को नहीं दे सकते, तभी देंगे जब ज़रूरत है। तो ये ट्यूमर मार्कर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके। क्या कैंसर जेनेटिकली भी हो सकता है? और अगर ये जेनेटिक होता है सो लोगों को क्या पहले से ही ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए कि उनको पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता हो कि मेरी नानी को है या फिर नहीं मेरी मम्मा को है, तो क्या मुझे पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए? तो जेनेटिक कैंसर या अनुवांशिक कैंसर वो कैंसर होते हैं कि आपको अपनी फैमिली में मिला है, तो आगे कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल बोला, या मान लीजिए मेल्स में कोलन कैंसर हो गया, ठीक है, तो अगर फैमिली में फादर को या चाचा को, ताऊ जी को पेट का कैंसर हुआ है, इंटेस्टाइन का कैंसर हुआ है, तो उसमें अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और कोलन कैंसर के लिए 50 साल के बाद हर 10 साल पे एक कोलोनोस्कोपी की जांच होती है, वो करानी चाहिए। बट अगर आपकी फैमिली में वो चल रहा है तो जब पहली बार वो केस डिटेक्ट हुआ है, मान लीजिए आपके पिताजी उनको 40 साल पे डिटेक्ट हुआ है, तो आपकी स्क्रीनिंग 30 साल पे शुरू हो जानी चाहिए। मतलब जो फर्स्ट केस होता है फैमिली का उसको इंडेक्स केस कहते हैं। तो जो यंगेस्ट इंडेक्स केस है उसके 10 साल पहले से आपका स्क्रीनिंग शुरू हो जाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, अगर मान लीजिए फैमिली में रन कर रहा है, तो हमने बोला कि 40 साल पे मेमोग्राफी हर फीमेल को कराना चाहिए। बट अगर आपकी फैमिली में वो रन कर रहा है तो आपको 30 साल पे कराना होगा पहले, या अगर इंडेक्स केस को 35 साल पे हुआ है तो आपको 25 साल से कराना होगा, मतलब 10 साल पहले आपके इंडेक्स केस से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन बताता है? तो अगर आपको अपनी फैमिली में लगता है कि क्लस्टरिंग हो रही है, क्लस्टरिंग ऑफ कैंसर, तो क्लस्टरिंग 2 तरीके से हो सकता है। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, एक फैमिली आई थी इसमें घर में सब पान खाते थे, दादा, पापा, बेटा, और 2 लोग को ओरल कैंसर हो गया, बोले कि हमें जेनेटिक टेस्ट कराना है। तो दैट इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक, दैट इज बिकॉज ऑफ आप उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, सेम तरह का खाना खा रहे हैं, वेट सबका बढ़ा हुआ है, सब लोग टोबैको का कंजप्शन कर रहे हैं, उस वजह से कैंसर हुआ है। तो वो क्लस्टरिंग जो है वो जेनेटिक नहीं होती है। अगर क्लस्टरिंग है, जो 3-4 कैंसर्स मैंने बताए, तो बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक काउंसलर अब ऑन्कोलॉजी में आ चुके हैं, कैंसर का वो पहले पूरा एक ट्री बनाते हैं कि किसको किसको कैंसर हुआ है, किस रिलेटिव को कैंसर हुआ है, तो वो पूरा एक ट्री बनाते हैं, उसके ऊपर फिर बताते हैं आपको क्या क्या टेस्ट और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अच्छा, जैसे बहुत टाइम के बाद लोगों ने ये समझना शुरू किया है कि उनकी फैमिली में किसी को कैंसर था। आज से अगर 15-20-25 साल पहले जाएं तो लोगों को पता भी नहीं था कि उनको कैंसर है कि क्या है। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से भी पूछूं ना कि क्या मम्मा मेरे घर में, मतलब हमारे फैमिली में किसी को कैंसर था, तो दे रहे नहीं किसी को नहीं था। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि किसी न किसी को तो हुआ होगा।
अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता कि मेरे जेनेटिक्स में किसी को भी कैंसर है, और क्या ये पता कराने का कोई टेस्ट वगैरह होता है? टेस्ट बहुत सारे आ गए हैं, आपको पूरा जेनेटिक वो आपका फ्रेमवर्क बना के दे देंगे। बहुत सारे लैब्स में टेस्ट आ गया है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, बट इन जनरल हम लोग रेकमेंड नहीं करते। एक्सपेंसिव है इसलिए? एक्सपेंसिव तो सेकेंडरी होता है, इन्फॉर्मेशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। आप एक्स्ट्रा जान के उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उतनी मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन, और पेशेंट भी आते हैं ना, अभी कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हुई, वो कहते हैं कि एंड तक ट्रीटमेंट क्या होगा। मैंने बोला पहले आप स्टेज अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कराइए, स्टेजिंग वर्कअप होगा, क्योंकि जो आपका स्टेज होगा, जो आपके मॉलिक्यूलर मार्कर होंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट पे तो पूरा एक बुक लिखा जा सकता है, बट पेशेंट को उतना ही बताना होता है जो उनके लिए रेलिवेंट है। नहीं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से पेशेंट कन्फ्यूजन में, मतलब एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अभी उस फेवर में नहीं हूँ कि अपना पूरा टेस्ट करें। हाँ, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है और आपके घर में क्लस्टरिंग है, ईदर ऑफ दीज, तो डेफिनेटली सीक ओपिनियन। और अगर आपको जेनेटिक काउंसलर तो अभी ऑन कॉल भी अवेलेबल होते हैं, आप आराम से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। कोई भी टेस्ट बिना काउंसलिंग के नहीं कराना चाहिए। हम भी जब रेकमेंड करते हैं तो पहले हम जेनेटिक पूरा टेस्ट नहीं लिखते, पहले हम जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं। अगर रेकमेंडेशन होता है तभी हम टेस्ट कराते हैं। प्रोस्टेट कैंसर को थोड़ा सा बताएंगे? प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी बार लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, क्योंकि जो बूढ़े मेल होते हैं उनको लगता है कि पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है। तो प्रोस्टेट बढ़ना एक नॉर्मल बीमारी है, अगर हम मेल्स में बोले, वो यूरोलॉजी में जाते हैं, इसको हम BPH कहते हैं। लेकिन काफ़ी बार निकल के आता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है। तो प्रोस्टेट कैंसर में एक ट्यूमर मार्कर बढ़ा होता है जिसको हम PSA कहते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव ट्यूमर मार्कर होता है। अब प्रोस्टेट कैंसर का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। अगर 80 ईयर्स के मेल हैं और इनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया, बहुत सारी डिजीजेज हैं, तो ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है। तब हमें डिसीजन लेना होता है कि हम उनका ट्रीटमेंट करें या ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि 80 ईयर्स में विथ लॉट्स ऑफ कोमॉर्बिडिटीज काफ़ी बार पेशेंट को ट्रीटमेंट से ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है कि जितने दिन वो जिंदा हो प्रोस्टेट कैंसर उसी पे रुका रहे, ज़्यादा बढ़े ना। तो हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या चूज करना है वो एज पे भी डिपेंड करता है, और पेशेंट को क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज है। तो एज जैसे बढ़ती है, शरीर की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है बीमारियों से, और कई तरीके के कैंसर बॉडी में आ सकते हैं। तो एज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आई रियली वांट टू नो कि कुछ कॉमन कैंसर प्रॉब्लम जो मेल में हो और फीमेल में हो। तो मेल में तो जो हम अभी इस एरिया में, अब अपने वाराणसी और यूपी के एरिया में बात करूंगी, तो हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ हैबिट्स। टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे स्मोकिंग हो चाहे स्मोकलेस फॉर्म हो, तंबाकू ले रहे हैं, और जो बड़े बड़े एड्स हो रहे हैं टोबैको के, उसको इन्फ्लुएंस करके स्कूल कॉलेजेस के सामने आपका गुटखा बिक रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने तो अभी आई थिंक 13-14 ईयर्स के बच्चों को देखा है कैंसर होते हुए। लंग कैंसर बहुत कॉमन है स्मोकिंग की वजह से, इसके अलावा एयर पोल्यूशन की वजह से भी, और जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं उनमें भी लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर 50-60 साल के बाद होता है। पेट का कैंसर मतलब कोलन कैंसर, ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, दोनों मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये कॉमन है। आप रेगुलरली, आई थिंक आपने जैसे कहा कि एक दिन में 200-250 लोग आपसे बातें करते हैं, आप कहीं ना कहीं कंसल्टेशन होती है आपके हॉस्पिटल में। आई रियली वांट टू नो कि क्या मिथ्स लेकर आते हैं, या फिर उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है? कुछ मिथ प्लीज ब्रेक करिए। काफ़ी बार तो ये होता है कि जैसे आज की मैं बात बता रही हूँ, सुबह क्या हुआ, पेशेंट आए हैं, उनका पूरा टंग इन्वॉल्व हो गया है, टंग के पीछे इन्वॉल्व हो चुका है, बड़ा बड़ा लिम्फ नोड आ चुका है। अब पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे मैगेट्स भी आ गए। मैगेट्स मतलब कीड़े, क्योंकि ये वुंड होता है ना, यहाँ पे अगर मक्खी बैठेगी वो एग देगी, तो वो सब भी हो चुका है, पूरा बांध के आया था। अभी तक बायोप्सी नहीं हुई थी, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करके बोला कि बायोप्सी करानी है। 2 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि वो भी सोच के बताएंगे कि छुरा लगने से कैंसर फैल जाएगा। तो मैंने बोला अब कितना फैलेगा, आप ऑलरेडी इतना फैला के आए हो, इतना सब दुर्गति करके लाए हो, ठीक है। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि कैंसर लोहा लगने से बढ़ता है। इसका साइंटिफिक ग्राउंड मैं बताऊंगी कि सपोज किसी के मुंह में कोई दिक्कत है, या कहीं भी फॉर दैट मैटर कहीं भी कोई लीजन है, बायोप्सी हुई, उसमें कैंसर आ गया, तो पेशेंट का एक साइकोलॉजी होता है कि ओ आज ही मुझे कैंसर हुआ है, बट आपको आज कैंसर नहीं हुआ है, आपको कैंसर पहले था, आज डायग्नोस हुआ है। फिर वो रिपोर्ट लेके सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, 6 महीना बिता देंगे। तो कैंसर इज़ वेरी स्मार्ट
कैंसर सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आपने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया या आधा अधूरा ट्रीटमेंट किया तो वो डबल स्पीड से बढ़ेगा। तो जब हम बायोप्सी करते हैं तो कैंसर को लगता है कुछ हुआ, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बायोप्सी अगर आपने किया है तो बायोप्सी की वजह से या बायोप्सी करने वाला, काफ़ी लोग ब्लेम करते हैं वो डॉक्टर ने गलत तरीके से कर गया, बढ़ गया। ऐसा नहीं है। बायोप्सी मतलब टुकड़े की जांच जो कैंसर को प्रूव, कैंसर का ट्रीटमेंट बिना मतलब जब भी कैंसर प्रूव होता है, किसी को कोई भी लीजन है, तो सबसे पहले वहां से एक सैंपल निकालते हैं, वो टेस्ट के लिए जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि वो कैंसर है या नहीं है, तो किस तरीके का है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करने के लिए, किस तरीके का कैंसर है वो समझने के लिए, और क्या ट्रीटमेंट होना है वो डिफाइन करने के लिए। तो बायोप्सी से ही पूरी कहानी शुरू होती है। और वो कहानी शुरू होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओके बायोप्सी हो गई है, अब हम 6 महीने तक इधर उधर पता करेंगे कहाँ पे इलाज कराना है, और तब तक डिजीज बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा इंपॉर्टेंट मिथ है कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बार कीमो की टॉक्सिसिटी है या ब्लड कैंसर के पेशेंट, हट्टे कट्टे लोग आएंगे और माता जी रहेंगी, उनके 4 बच्चे रहेंगे, पिताजी का लगना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे ही हम बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं हमारे यही तो 4 लड़के, खून सूख जाएगा। ब्लड डोनेशन, क्योंकि ब्लड देखिए कहीं बनता नहीं, आप डोनेट करोगे तभी वो किसी में यूज हो पाएगा। और ब्लड देने से आपके शरीर में और पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, ब्लड और अच्छा बनता है। तो कहीं भी, और ऐसा नहीं कि आप जाएंगे आपका ब्लड ले लिया जाएगा, आपका प्रॉपर टेस्ट होता है, आपको आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आप फिट है कि नहीं है, आपका बेस लाइन हीमोग्लोबिन क्या है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, सब कुछ चेक करते हैं। आप फिट होंगे तभी आपसे ब्लड लिया जाएगा। 5-6 लीटर अंदर आपके ब्लड है, ठीक है, 350 ml में क्या हो जाएगा। कल ही मैंने ब्लड ब्लड डोनेट करा है। कल हमारे हॉस्पिटल में देव दीपावली के उपलक्ष्य पे डोनेशन कैंप था, तो मैंने किया, हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी किया है कोई, और उसके बाद आके 8 बजे तक काम भी किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत वैसा मिथ है। तीसरा जो मिथ है कि कैंसर छुआछूत की बीमारी है। कई बार अलग से आके फैमिली मेंबर्स पूछते हैं कि इनको अलग रखना है या बच्चों के साथ खेलने दे सकते हैं। तो कैंसर इज नॉट कंटेजियस, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। आराम से उनको, बल्कि जो पेशेंट होते हैं वो इतने दुखी होते हैं, वो इतने डिप्राइव्ड होते हैं, इतनी टॉक्सिसिटी हो रही होती है, उनको चाहिए होता है फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट। मैं तो उनको बोलती हूँ कि आपको इन लोग से बचने की जरूरत है। हो सकता है किसी को वायरल हो, वो आपको हो जाएगा, आपसे किसी को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे किसी को कैंसर नहीं फैलने वाला। तो कैंसर इज नॉन कंटेजियस। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि हमारे पास जो फैमिलीज आती हैं वो बहुत तरह तरह की फैमिलीज आती हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई कि आपके पास एक पेशेंट आए और आपने देखा कि उनको ऑलरेडी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, उनका स्किन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अब मक्खियाँ भी बैठ रही हैं। अब मान लीजिए वहाँ से स्किन टच हो रहा है, हाथ से टच हो रहा है, और वो किसी और को टच कर रहे हैं, सच्ची में नहीं कैंसर नहीं फैलेगा। कैंसर इज नॉट कंटेजियस। नहीं तो हम लोग इतने पेशेंट, हमारे नर्सेज इतना पास में रह के ट्रीटमेंट करते हैं, उनका सब ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो वो तो सब इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कैंसर कंटेजियस। तो क्या ये भी मिथ है कि कैंसर से सिर्फ मौत ही होनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैंसर में बहुत एडवांसमेंट आ गया है। पहले तो जैसे मैंने बोला कि डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, जिससे आपको एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे पता चल जाता है कि कौन सी मेडिसिन काम करेगी, क्या प्रोग्नोसिस है, वो पता चल जाता है। दूसरी चीज़, ट्रीटमेंट में बहुत एडवांसमेंट आ गया। सर्जरी में पहले जैसे पूरा, अगर ब्रेस्ट की बात करें तो पहले ब्रेस्ट पूरा हटाते थे, अब ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी आ गई है, पूरा प्रिजर्व करके रखते हैं। जो बोन कैंसर होते हैं उसमें पहले पूरा पैर काटना पड़ता था, अब क्या है, लिम्ब साल्वेज सर्जरीज आ गई हैं, रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं। तो उससे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी चीज़ आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है वो पहले बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे पहले, बट कैंसर में बहुत एडवांसमेंट आ गया। अब जो नई दवाएं आ गई हैं उनमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम होता है, और जिनमें होता भी है तो कीमोथेरेपी देने के टाइम हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि साइड इफेक्ट कम हो, और पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले भी हम जितने ड्यूरेशन वो घर पे रहेंगे पूरी मेडिसिन लिख के देते हैं कि जो जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं उनकी मेडिसिन, तो पेशेंट टॉलरेट कर लेते हैं। अगर हम रेडिएशन की बात करें, ये सारे पिलर्स है कैंसर ट्रीटमेंट का। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकूंगी। और कीमोथेरेपी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड विच आई हैव फेल्ट। मतलब एक डर समझते हो आप, वो कीमोथेरेपी सुनने के बाद इंसान डर से मर जाता है आधा। तो कीमोथेरेपी मेरे हिसाब से, आप बताइएगा मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस जो आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है, और जो भी सेल मल्टीपल हो रहे हैं उनको ख़त्म करने का उसकी जिम्मेदारी होती है। अब क्योंकि हमारे बाल के भी जो सेल होते हैं वो हर दिन मल्टीप्लाई होते हैं,
तो वो इसी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। जब कोई कैंसर में कीमोथेरेपी लेता है तो उसके बाल इसलिए जाने लगते हैं क्योंकि उसने एक ट्रीटमेंट लिया है। राइट। क्या यही है कि मतलब सारे सेल्स, उससे इंसान कमजोर भी हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? इज इट द राइट थिंग विच आई नो? यस, तो पार्शली राइट है। सारे कीमोथेरेपी में बाल नहीं जाते हैं, कुछ में जाते हैं, कुछ में नहीं भी जाते हैं। एंड ये भी सही है कि डिवाइडिंग सेल को किल करता है। तो कीमोथेरेपी हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं, दोनों फॉर्म में रहता है। और हर कीमोथेरेपी का अपना टॉक्सिसिटी प्रोफाइल होता है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पहले उसका रूटीन चेकअप होता है कि पेशेंट वो ड्रग टॉलरेट करने लायक है कि नहीं। जैसे कोई मेडिसिन है जो हार्ट पे इफेक्ट करती है, तो पहले हार्ट का टेस्ट करते हैं कि ये कोई पेशेंट को पहले से कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है। तो वी जस्ट मेक श्योर बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन कि पेशेंट इज फिट टू टॉलरेट द टॉक्सिसिटी ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। जो दवाइयाँ हम डिसाइड करते हैं देना, दैट इज बैक्ड बाय एविडेंस। तो हम लोग या हर कैंसर हॉस्पिटल में इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे अगर हम मुंह का कैंसर, तो उसके स्पेसिफिक कीमोथेरेपीज होते हैं। अगर आपके रेक्टम या एनल कैनाल या गाइनी का कोई कैंसर है तो उसके अलग सेट ऑफ कीमोथेरेपी होते हैं। तो हर जगह के अलग अलग सेट ऑफ कीमोथेरेपी होता है, वही दिया जाता है। और टॉक्सिसिटी, पहले जो मेडिसिन आती थी उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती थी, बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है उसमें एल्ब्यूमिन ऐड कर दिया, उसको नैनो पार्टिकल कर दिया ताकि इफेक्ट ज़्यादा हो, साइड इफेक्ट्स कम हो। और कीमोथेरेपी देने के दौरान कुछ मेडिसिन दी जाती हैं अलग से, और कीमोथेरेपी के बाद जब पेशेंट घर जाते हैं तो भी कुछ मेडिसिन दी जाती है ताकि पेशेंट को टॉक्सिसिटी मिनिमम हो। तो दैट इज नीड ऑफ द आवर, दैट इज नीड ऑफ द पेशेंट। जो बीमारी सिर्फ कीमो से ठीक होना है या कीमो की ज़रूरत है, जैसे लिम्फोमास हो गए जो एक तरीके का ब्लड कैंसर है जो गिल्टियों को, लिम्फ नोड्स को पकड़ता, उसमें कीमो देना कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें ये देखना होता है, हम वे करते हैं बेनिफिट कितना है, हम कितना है, और हमेशा यही होता है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, हार्म तो ट्रांजिएंट होता है। पेशेंट कैन ऑलवेज लिव विद साइड इफेक्ट, ट्रांजिएंट साइड इफेक्ट, बट अगर बीमारी रहेगी तो पेशेंट उसके साथ नहीं रह सकते हैं। So, आपका कहना मैं ये समझूं कि कीमोथेरेपी सबके लिए नहीं है, मतलब सारे कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। अब जैसे अर्ली स्टेज में मुंह का कैंसर है तो उसमें सिर्फ सर्जरी होगी, फिर वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, मतलब चेक के लिए जाएगा कि इसमें आगे रेडिएशन चाहिए कि नहीं, साथ में कीमो देना है कि नहीं, उस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। बहुत अर्ली स्टेज में है तो ना उसमें रेडिएशन की जरूरत पड़ती, ना कीमो। जैसे मैंने बोला दिमाग छोटा है तो कम में हो जाएगा, कम पैसा लगेगा, कम मेहनत लगेगी, कम मोडालिटी लगेगी। बट अगर फैला हुआ डिजीज है, शरीर में फैला हुआ, लंग कैंसर है, सब जगह फैला है, तो उसमें आपको रेडिएशन भी करना पड़ेगा, कीमो भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम कीमो की बात कर रहे हैं तो आगे मैं आपको टारगेटेड और इम्यूनो भी बताना चाहूंगी। तो अब टारगेटेड थेरेपीज भी हैं। तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर मार्कर चेक करते हैं कि कौन कौन से मार्कर है, उस हिसाब से हम थेरेपीज देते हैं। तो ये वो दवाइयां हैं जो स्पेसिफिकली जाके ट्यूमर सेल्स को अटैक करती हैं, उनका मिनिमम साइड इफेक्ट होता है। जैसे ब्रेस्ट में हम ट्रास्ट्राजुमैब, HER2 पॉजिटिव है तो ट्रास्ट्राजुमैब देते हैं। सिर्फ हार्ट पे इफेक्ट होता है, वो हम रेगुलरली 3 महीने पे चेक कराते रहते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये टारगेटेड, मतलब इट विल बी टारगेटेड टूवर्ड्स द डिजीज, नॉट टू द नॉर्मल टिश्यू। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी, जो काफ़ी आजकल आप लोग ने सुना होगा। तो जैसे लंग कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम दबा हुआ रहता है, अगर बहुत एक्टिवेटेड होगा तो आपके अंदर के सेल को मारने लगेगा, आपका लिवर डैमेज करेगा, किडनी डैमेज करेगा, राइट। तो इसीलिए एक बैलेंस शरीर में भगवान ने बना के भेजा हुआ है। इम्यूनोथेरेपी क्या करता है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि वो ट्यूमर सेल को सिलेक्ट करके मारे। तो इसमें आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया गया ट्यूमर सेल को मारने के लिए। तो इसमें भी कीमो जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बट देन वही है कि ये सारा चीज़, ये टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी हम तभी देते हैं जब पेशेंट का एक पर्टिकुलर डिजीज़ होगा, उसमें कुछ मार्कर्स पॉजिटिव होंगे। हम सारे पेशेंट में नहीं दे सकते। तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो टेलर होता है। टेलर मतलब डिज़ाइन किया जाता है एज के ऊपर, कहाँ का कैंसर है, किस वैरायटी का कैंसर है, कितना फैला हुआ है, पेशेंट को कोई और बीमारी है कि नहीं, पेशेंट के मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या रिवील कर रहे हैं, जेनेटिक टेस्ट क्या रिवील कर रहे हैं। तो इट इज़ अ वेल डिजाइंड कस्टमाइज्ड पर्सनल ट्रीटमेंट। ओके, अगर मैं जानना चाहूँ कि, और इवन आई थिंक जो हमारे व्यूवर्स है वो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो थेरेपी है, ये जो नई ट्रीटमेंट्स हैं, क्या साल दर साल वो बदलते हैं? जैसे मान लीजिए अगर 23 की बात करूं तो कुछ अलग था, 24 के ट्रीटमेंट्स अलग हो गए, 25 या फिर थोड़ा लंबा गैप लेते हैं ट्रीटमेंट्स में करेक्शन करने। तो देखिए रिसर्च चलता जाता है, और जब भी हम कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इट इज़ बैक्ड बाय एविडेंस।
तो जैसे बहुत सारे रिसर्च अभी पैरेलली चल रहे हैं, जो अभी करंट ट्रीटमेंट है उसको कंपेयर किया जाता है किसी नए ट्रीटमेंट से। जब ये प्रूव हो जाता है कि वो ट्रीटमेंट बेटर है तो ट्रीटमेंट में ऐड हो जाता है या ट्रीटमेंट रिप्लेस हो जाता है। बहुत चेंज आया है। और वो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं 3 साल बाद फिर आप मेरे से पॉडकास्ट कराओगे तो हो सकता है मैं कुछ और चीजें बताऊं, कुछ और ऐड हो गया हो, कोई और चीजें कम हो गई हो सकता है तब तक ब्रेस्ट का भी वैक्सीन आ गया हो। तो चीजें हमेशा चेंज होती रहती हैं और हमेशा नई नई चीजें आती रहती है। और कैंसर में क्योंकि अब चीजें जेनेटिक लेवल पे जा चुकी हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जा चुकी हैं, तो बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। और अब जो टारगेट होता है वो होता है ऑर्गन प्रिजर्वेशन, लेस टॉक्सिसिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को टारगेट करते हुए ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। मतलब ट्रीटमेंट अब कम टॉक्सिक होता जा रहा है विद बेटर रिजल्ट। अगर मतलब आप जैसे मैं अभी फ्यूचर अगर आपसे पूछूं कैंसर का फ्यूचर क्या है, क्या कैंसर को जैसे जेनेटिक इश्यूज की वजह से जिनको कैंसर हो रहे हैं क्या रिवर्स किया जा पाएगा इन फ्यूचर? मैं जैसे कुछ पढ़ रही थी तो उसमें था कि बहुत कम समय के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि जेनेटिक कैंसर्स को रिवर्स किया जा सकेगा। हाँ, अगर ऐसा कोई ड्रग आ जाता है या कोई ऐसा एक एजेंट आ जाता है जो उस पर्टिकुलर जीन को अटैक करे या उसको डिमोलिश कर दे तो शायद वो रिवर्स हो जाए। आजकल मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट भी कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट भी प्रमोट कर रहे हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट तो है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, प्लस साथ में डाइट रिहैब इन सब पे भी फोकस करते हैं। तो डाइट आपकी इस तरह से कस्टमाइज हो ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती जाए। इम्यून अगर अच्छा होगा तो शरीर में एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ इम्यूनिटी, गेम ऑफ इम्यूनिटी, गेम ऑफ हार्मोन, गेम ऑफ द बैलेंस इन द बॉडी। आपको वो बैलेंस बना के रखना है। तो अभी वी आर फोकसिंग ऑन ट्रीटमेंट जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बट उतने ही रिसर्च प्रिवेंटिव, उतनी रिसर्च रिवर्सल पे चल रहा है। तो अभी इस समय जितनी इन्फॉर्मेशन है हम बस ये एक टेक होम मैसेज दे सकते हैं कि अपनी डाइटरी हैबिट अच्छी रखिए। अगर डाइट अच्छी नहीं रहेगी इम्यूनिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो इम्यूनिटी वीक होगा। अगर आपको और वेट से ही आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और रीनल डिजीजेज, सारी चीज़ें, कार्डिक डिजीजेज, सब कुछ लिंक्ड है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारे जो अंदर के ऑर्गन है, सब एक सर्किट है। एक डैमेज होगा तो दूसरे को भी इफेक्ट करेगा। तो बॉटम लाइन इज अपने डाइट, वेट, इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और अभी रिवर्सल का ऐसा कुछ आया नहीं है, बट डेफिनेटली रिसर्च इज ऑन गोइंग एंड वी आर वेरी होपफुल। आपकी बातों से एक चीज मुझे और लग रही थी कि बहुत जल्दी ब्रेस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट आ जाएगा। ये ट्रीटमेंट तो है, इंजेक्शंस आ जाएंगे, ट्रीटमेंट है और इट्स लाइक ऑनगोइंग रिसर्च। और वही मैंने बोला ना, रिसर्च पहले होता है, फिर करंट से कंपेयर करते हैं। अगर लगता है कि उस पॉपुलेशन में फ़ायदा हो रहा है तब वो लोग मार्केट में कुछ 100-200 लोगों पे करते हैं, फिर उस पर स्टडी होती है। तो कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसके पहले कम से कम 7 से 10 साल का रिसर्च हो चुका होता है, क्योंकि आप एक पब्लिक हेल्थ के साथ इंटरवीन करने जा रहे हो। राइट। अभी आपने कीमो के बारे में बताया, रेडिएशन ऐसा, हाँ, अब मुझे रेडिएशन के बारे में जानना। तो सर्जरी मैंने बताया, कीमो बताया, उसी के साथ मैंने टारगेटेड इम्यूनो बताया। रेडिएशन थेरेपी कैंसर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन जैसे सीटी स्कैन की मशीन होती है उसमें लो डोज जाता है। रेडिएशन की मशीन में क्या होता है, हम बहुत हाई डोज देते हैं और ये डीएनए लेवल पे काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो वो नॉर्मल को भी करेगा और कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा। अब नॉर्मल सेल तो फटाफट अपने आप को रिपेयर कर लेगा, वो ठीक हो जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। बट जो कैंसर सेल है वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए सर्जरी के बाद जो रेडिएशन देते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि सर्जरी में उतना निकाला गया जितना दिखा, आई से दिखा या फिर स्कैन में दिखा या पेट स्कैन में दिखा। रेडिएशन में हम उस पूरे एरिया को ट्रीट करते हैं जो उसका ड्रेनेज एरिया होगा। मुंह का कैंसर है तो पूरा गला ट्रीट होगा क्योंकि ये पूरा ड्रेनेज एरिया है। तो ये माइक्रोस्कोपिक डिजीज को, या अगर डिजीज रह गया हो, ऑपरेट नहीं हो पाया हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, काफी बार ऐसी जगह होता है कि वो ठीक नहीं, मतलब पूरा नहीं निकाला जा सकता है, तो उसमें फिर हम रेडिएशन उस हिसाब से देते हैं। बच्चेदानी का है तो उसमें तो सिर्फ रेडिएशन से ही बीमारी ठीक हो जाती है, उसमें ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और मतलब अलग अलग इंडिकेशन में रेडिएशन का होता है। इसमें एडवांसमेंट ये है कि अब हम बहुत फोकस्ड रेडिएशन देते हैं विद मिनिमम साइड इफेक्ट। पहले ट्रीटमेंट 6 हफ्ता 7 हफ्ता चलता था,
अब स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी आ चुका है, फ्रैक्शन मतलब SRS स्टीरियोटैक्सी आ चुका है, जी। जिसमें हम बहुत हाई डोज ऑफ रेडिएशन बहुत फोकस एरिया में दे सकते हैं, तो इससे टॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाती है। तो मैंने आपको कीमो बताया, टारगेटेड इम्यूनो सर्जरी, रेडिएशन। अब मैं बताना चाहूँगी बाकी चीज़ें। जी। तो ऐसे पेशेंट को, जो कैंसर पेशेंट है, उनको ऑन्कोडाइटिशियन की भी ज़रूरत होती है। सब ट्रीटमेंट हो रहा है, कौन बताएगा क्या खाना है? तो ये ऑन्कोडाइटिशियन बताती है। मतलब अगर आपको कैंसर है तो उस समय आपको क्या खाना चाहिए? हाँ, अगर आप खा नहीं पा रहे हो, रेडिएशन चल रहा है, छाले हो रहे हैं, फिर क्या खाएंगे? तो राइट। वो आपको कस्टमाइज्ड डाइट बताएंगे। हम्म। अगर आपका पेट का रेडिएशन हो रहा है या नीचे पेल्विस का हो रहा है, गैस नहीं बनना चाहिए, नहीं तो पूरी एनाटॉमी चेंज हो जाएगी, तो आपको ऐसी डाइट दी जाएगी। तो हर पार्ट का अलग कस्टमाइज्ड डाइट होता है। फिर आता है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। ओके। मुंह का कैंसर है, ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी, मुंह ही नहीं खुल रहा है, तो रिहैब का काम होता है कि उसको ऐसी एक्सरसाइजेज, मैन्यूवर्स देने के लिए जिससे मुंह पूरा खुल सके। पहले पुराने केसेस में आपने देखा होगा, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई, हाथ पूरा स्वेलिंग हो चुका है, क्योंकि पहले उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, उनको काउंसलिंग होती है, प्लस न्यूमेटिक डिवाइसेस से पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, अलग तरीके से मसाज किया जाता है, बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं कि बैग नहीं उठाना है, और वैक्सिंग नहीं कराना है, इस हाथ से कुकिंग नहीं करना है, रोटी नहीं बेलना है, इतना वेट नहीं उठाना चाहिए। तो ये अगर काउंसलिंग समय पे हो जाती है तो पेशेंट का वो लिम्फेडिमा, जिसको सूजन को हम लिम्फेडिमा कहते हैं, वो नहीं होता है। इसी तरह अलग अलग कैंसर में अलग अलग, मतलब पेशेंट ठीक तो हो गया, बट कुछ ना कुछ निशान रह जाता है कि पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाता। तो रिहैबिलिटेशन का यही काम है कि वो पेशेंट, जैसे ऑर्थो मतलब हड्डी का ऑपरेशन के बाद फिजियो का काम है, उसी तरह कैंसर के बाद ऑन्को रिहैब का काम है। तो जिस सेंटर में ऑन्को रिहैब होता है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर हो जाता है कि पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट भी हो जा रहा है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे जा सकता है, कम से कम साइड इफेक्ट कैसे हो, तो वो सारी चीज़ें सिखाई और कराई जाती हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनको कार्डियक इशू हो सकता है, लिवर का इशू हो सकता है, यूरिन का इशू हो सकता है, तो अगर किसी सेंटर में आपके कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है, यूरोलॉजिस्ट, तो पेशेंट का एक कंप्लीट, उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट का टाइम बचाते हैं और एक बेटर केयर प्रोवाइड करते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, कैंसर इज पूरा गेम ऑफ डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस। आपने सपोज किया कोई एक कैंसर एक जगह पड़ा हुआ है, आपने डिटेक्ट ही नहीं किया कि लिवर में भी एक नोड्यूल पड़ा हुआ है या गांठ लिवर में भी पहुंचा है, आप ऊपर ही ट्रीट किए जा रहे हो, लिवर वाला बढ़ रहा है, तो उसका उस ट्रीटमेंट से पेशेंट को बाद में बहुत बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से डायग्नोसिस हो। तो डायग्नोसिस में हम MRI और CT स्कैन, अब मैक्सिमम पेशेंट में हम पेट स्कैन कराते हैं। तो ये सारे पिलर्स होते हैं एक अच्छी डायग्नोसिस बनाने के लिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। ओके, थैंक यू। ये बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन है और सच्चे में इट इज़ गोइंग टू हेल्प मेनी मोर। जैसे कि आपने इतने अच्छे तरीके से आपने सारे स्टेजेस के बारे में बताया, इवन कैंसर के ट्रीटमेंट्स कैसे किए जा सकते हैं या फिर डायग्नोसिस प्रोसेस क्या हो सकता है। क्या ऐसा कोई कैंसर है जो सबसे खतरनाक है, विच यू फील कि थोड़ा सा ट्रीट करना मुश्किल होता है? तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है कि अगर डायग्नोस हुआ तो तुरंत करें, नहीं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हम ब्रेन से बात करते हैं, जैसे ब्रेन में स्टेज नहीं होता, ग्रेड होता है। तो ग्रेड 4 में ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिस है, ये एग्रेसिव ट्यूमर है। थायराइड में अगर आपका एनाप्लास्टिक टाइप का है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ब्रेस्ट में सभी ठीक होते हैं, बट उसमें TNBC एक वैरायटी है जिसमें बहुत कॉशियसली ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह लंग कैंसर 2 तरीके का होता है, नॉन स्मॉल, स्मॉल। तो नॉन स्मॉल तो ठीक है, स्मॉल बहुत एग्रेसिव होता है, मतलब उसमें ये भी होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान ब्रेन में पहुंचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम लिवर, अगर अंडरलाइंग डिजीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, तो अगर अंडरलाइंग लिवर डिजीज़ है या गॉल ब्लैडर कैंसर है, पैंक्रियाटिक, तो ये सब काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर डायग्नोस हो गए हैं तो जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इसमें बढ़ने की भी संभावना ज़्यादा होती है। अगर सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो रिलैप्स, मतलब बीमारी वापस आने की भी संभावना रहती है। इसी क्वेश्चन पे मेरा एक मिथ ब्रेक करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी वाज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, और उन्होंने ट्रीटमेंट ले ली, सही हो गया, क्या वो ब्रेस्ट कैंसर वापस से उनको आ सकता है?
आफ्टर तो ईयर? कैंसर ट्रीटमेंट में फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉलोअप क्या होता है, जैसे ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो जो कैंसर के आपके डॉक्टर हैं आपको रेगुलर इंटरवल पे देखने के लिए बुलाएंगे, चाहे वो कोई भी कैंसर हो। तो शुरू के 3 से 4 महीने पे हर महीने बुलाते हैं, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी जो है वो महीने बढ़ जाते हैं, फिर वो 3-3 महीने पे बुलाते हैं, फिर वो 6-6 महीने पे बुलाते हैं और बाद में एनुअल हो जाता है। क्योंकि अर्ली स्टेज है तो बीमारी वापस आने की संभावना कम है। बट अगर आपका एडवांस स्टेज लाइक 3 या 4A में डिटेक्ट हुआ है तो संभावना रहती है वापस आने की, इसलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड टेस्ट्स होते हैं, क्लिनिकली पेशेंट को देखा जाता है और कहीं भी अगर डाउट हुआ कि कहीं कुछ सस्पिशियस लग रहा है तो तुरंत उसका इन्वेस्टिगेशन होता है ताकि छोटे में पता चल जाए और ट्रीटमेंट हो जाए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एक फॉलोअप का फ़ायदा होता है कि जो ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है वो किस तरीके से पेशेंट उसको रिकवर कर रहा है। तो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉलो अप इज द ओनली वे कि आपका अगर रिकरेंस होता है या बीमारी वापस आती तो सही समय पे पकड़ में आ जाएगा। तो जैसे मुंह का कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं जो 3-3 बार उनकी सर्जरी हो चुकी है, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, 10 साल से हैं और 2-3 बार उनकी सर्जरी हुई है। ब्रेस्ट कैंसर भी ऐसा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में कुछ वैरायटी एग्रेसिव होते हैं बट कुछ ऐसे हैं कि अगर फैले हुए भी हैं तो भी मान लीजिए हड्डी में फैला हुआ है बाकी कहीं भी नहीं, तो हड्डी में फैलने के बाद भी पेशेंट काफी साल तक कुछ मेडिसिन पे रह सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर काफी बार आते ही हैं बोन मेट्स के साथ, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर जो होता है मेल्स में वो बोन में बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अगर प्रोस्टेट का कैंसर बोन में फैला है, स्टेज 4 है, तो भी मेडिकेशन के साथ अच्छा सर्वाइवल रहता है। तो फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी इन टच विथ योर डॉक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका कहना ये है कि अगर किसी को कैंसर है, उसने ट्रीटमेंट ले ली, उसका कैंसर वापस आ सकता है अगर स्पेशली अगर आप एडवांस स्टेज में आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो अर्ली भी है तो भी करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी हर चीज हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। अगर कोई हाई रिस्क है या आपका जो बायोप्सी का रिपोर्ट आया था वो एग्रेसिव टाइप का है तो उसमें भी चांसेस होते हैं। तो इतना हम लोग नहीं पेशेंट को समझाते, बस बोलते हैं कि आपको इस इतने महीनों के बाद आके आपको रेगुलर दिखाना। तो क्या ये फॉलोअप जिंदगी भर रहेगा? तो मैंने वही बोला कि जैसे शुरू में कुछ मंथ्स पे होता है, फिर एनुअल मतलब साल में एक बार हो जाता है, उसके बाद 2-2 साल 3-3 साल पे ऐसे चलता है। तो जैसे पेशेंट जो बाहर से ट्रीटमेंट कराते हैं मुंबई से या दिल्ली से, तो वो हमारे पास फॉलोअप करा लेते हैं, बिकॉज सारे ऑन्कोलॉजिस्ट एक दूसरे को जानते रहते हैं। हर बार पेशेंट नहीं अगर पॉसिबल है जाना या सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो काफी बार पेशेंट अपने, जैसे हमारे भी पेशेंट है किसी दूसरे स्टेट के पेशेंट है तो वो उस स्टेट पे हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर लेते हैं, वो अपने नियर बाय ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करा लेते हैं। तो फॉलो द बॉटम लाइन इज फॉलोअप इज मैंडेटरी, वो कराना ही कराना है। ओके, इज इट बिकॉज ऑफ रेसिड्यूअल रह जाता है? मतलब जस्ट अ क्वेश्चन। देखिए, कैंसर दोबारा होने के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये होता है जैसे कैंसर अगर कहीं पे भी है तो वो ब्लड से, लिम्फ नोड से इधर उधर फैला होता है। काफी बार क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक डिजीज इधर उधर बैठा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या आपकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है तो हो सकता है वो डिजीज कभी बढ़े ही ना। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि डिजीज़ कहीं भी बढ़ सकती है, तो वो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ ड्यूरिंग जब आप ट्रीट कर रहे थे या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट या शायद जब पेशेंट आपके पास नहीं भी पहुंचा है तो भी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट पे हो सकता है जाके बैठ गया हो। स्पेशली एडवांस हम इसीलिए स्टेज इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम कोई किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। स्टेज बनाया इसलिए गया, मतलब स्टेज 1 विल ऑलवेज बी बेटर देन स्टेज 4। तो स्टेज 4 में इधर उधर बैठने के ज्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू स्टेज 1। क्या सेलफोन यूज ज्यादा करने से कैंसर होता है? तो बीच में एक कंट्रोवर्शियल ऐसे चल रहा था, बट अभी जो रिसेंट स्टडीज़ है तो उसमें नहीं होता है ऐसा बोला गया है, क्योंकि जो कैंसर होता है ज़्यादातर आयनाइजिंग रेडिएशन अगर होता है तो उसकी वजह से होता है। तो सेलफोन हो गया या माइक्रोवेव, ये सब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। बट कॉशन मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना कम स्क्रीन टाइम हो, जितना आप मोबाइल से दूर रहें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो भी स्टडीज़ आएगी 10 साल बाद, अब से 10 साल बाद आएगी जब आप कोई चीज़ रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा रिसर्च, मतलब कोई ऐसा एविडेंस नहीं है ये बोलने के लिए कि मोबाइल फ़ोन या फॉर दैट मैटर माइक्रोवेव से कैंसर होता है। हर घर में वी आर सीइंग दिस कि एक पैकेट खुलता है और वहाँ से कुछ फूड आइटम्स निकलते हैं और उसे हम खा रहे होते हैं। क्या उसकी वजह से ज़्यादा कंजम्पशन अब होने लगा है, प्रिजर्वेटिव्स जैसे आप कह रही थी इसके पहले भी, क्या उससे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या पहले से बच्चों में बीमारियां बढ़ गई हैं? डायबिटीज़ बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है,
अलग अलग हाँ। तरह की डिजीजेस बढ़ गई हैं, तो इसका क्या रीजन है? मतलब हो सकता है। यस, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। आप कुछ भी केमिकल ले रहे हो, वो जाके कहीं ना कहीं तो एक्ट करेगा ही करेगा। और हमेशा मॉडरेशन इज ओके। हफ्ते में एक दिन चिप्स दे दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर सुबह उठ के चिप्स खा रहा है, टिफिन में चिप्स लेके जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट एडवाइसेबल ऑल्सो। तो कोई भी चीज़ जो पैकेट में बंद होके आ रही है, जिसमें फाइबर कंटेंट जीरो है, जिसमें भर भर के केमिकल है, क्योंकि जो इंडस्ट्री बना रही है उनको तो बेचना है, ठीक है। जो खाना आपके घर में बनेगा वो क्वालिटी तो वो दे नहीं पाएंगे, वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हार्म इन वन वे और अदर। तो बिल्कुल एडवाइसेबल नहीं है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, चीजें दिख रही हैं, तो बच्चों को एक्सपोजर जरूरी है। आप नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, तो बच्चे बाहर जाके ज्यादा खाएंगे। तो एक्सपोजर इज इम्पॉर्टेंट, बट एक कॉन्शियस उनको अलर्ट करना बहुत जरूरी है कि एक लिमिट में हर चीज लें, और उसको काउंटर करने के लिए घर में प्रॉपर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की आदत डालें। अब बहुत सारा चिप्स खिला रहे हो, सब कुछ खिला रहे हो, फाइबर का है उसमें, बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ठीक से पानी नहीं पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में कितना शुगर होता है, मतलब होता क्या है वो, मतलब शुगर से भी कैंसर हो सकता है। शुगर के साथ केमिकल्स भी है ना। शुगर इज डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू कैंसर, बट अगर बॉडी में कोई भी चीज बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज इज नाउ लिंक टू कैंसर, ठीक है। शुगर के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, वो एक अलग डिस्कशन है। बट मोटा मोटा ये है कि जब हम छोटे थे तो हम लोग को हफ्ते में एक दिन कभी कुछ मिल गया, तो हम अब वो पॉपुलेशन है जो बैठ के अब डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हमें तो अपने अब वाले जनरेशन को देखना है कि उनकी लाइफ 30 साल के बाद बहुत अच्छी हो, जब हम उनका जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे फॉलो करेंगे या नेक्स्ट जनरेशन फॉलो करेगा। तो मेरे हिसाब से घर में एक कल्चर होना चाहिए कि घर का ही खाना खाएं, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक। वैसे भी इतनी सोशल लाइफ बढ़ गई कि आप बाहर जाके बाहर खाते ही खाते हो, तो एटलीस्ट घर में जब तक है बच्चा या हम सब भी हैं, तो हम घर का खाना खाएं, वो ज्यादा बेटर है। मतलब आई थिंक सारी मम्मियाँ, सारे घर के पेरेंट्स, से मम्मियाँ ही नहीं, पापा भी जरूर इस चीज को ध्यान रखे कि कोई भी पैक्ड आइटम अपने बच्चे को नहीं दे, एटलीस्ट जब वो इतने छोटे हैं ना। आई थिंक कोई वही हैबिट, उनको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, उनको लगता है मम्मी पापा ने दिया तो ये सही ही होगा। उनको नहीं पता ना, मम्मी पापा को नहीं पता वो गलत कर रहे हैं। ओके, अब जैसे देयर आर सम डायग्नोसिस, अभी आपने ऑलरेडी बात किया। Can you tell me more about, like, I have written mammography, colonoscopic, pap smear, इस वर्ड को थोड़ा सा elaborate कर दें आप। ठीक है, तो पैप स्मेयर जो है वो सीए सर्विक्स, मतलब गर्भाशय ग्रीवा या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। हम लोग बार बार इसकी बात इसलिए करें क्योंकि हमारे फीमेल्स में यही 2 कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। जो कॉमन है बेटर हम उसकी बात करें। तो उसमें क्या होता है, 21 साल के बाद हर 3 साल पे फीमेल को पैप स्मेयर की जांच करानी चाहिए, जो ज्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट या कैंसर हॉस्पिटल में होता है। एक ओपीडी प्रोसीजर है, एक बहुत ही सिंपल पेनलेस प्रोसीजर है, बट उससे ये पता चल जाता है कि आपकी जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, उसमें कैंसरस चेंज हो रहे हैं कि नहीं। अगर किसी फीमेल में कैंसरस चेंज हो रहे हैं, शुरू हो गया है, उसको फ्रैंक कैंसर में चेंज होने में 8 से 10 साल लगता है। अगर कोई फीमेल हर 3 साल पे पैप स्मीयर या 5 साल पे पैप प्लस HPV वायरस की जांच कराए, तो उसके पास 2 या 3 अपॉर्चुनिटी होगी ये डिटेक्ट करने के लिए कि कैंसरस चेंज हो रहे हैं, और फ्रैंक कैंसर होने से पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। दिस इज स्क्रीनिंग। तो ये हो गया आपका पैप स्मीयर। मेमोग्राफी क्या होता है, ये ब्रेस्ट की जांच होती है, ये देखने के लिए कि आपके ब्रेस्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं। मेमोग्राफी 3 तरीके का होता है, एक्सरे से होता है, अल्ट्रासाउंड से होता है, MRI से होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एज क्या है, आपके घर में किसी और को मतलब फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपके दोनों ब्रेस्ट में कैंसर, मतलब वो बेसिकली एज क्या है, एज जब कम होती है, फैमिली हिस्ट्री होता है, तो हम उसमें MRI मेमोग्राफी कराते हैं। तो एज हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, इन सबको, और ब्रेस्ट की डेंसिटी क्या है। कुछ फीमेल की बल्कि ब्रेस्ट होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती, कुछ फीमेल का कम होता है। तो उस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेमोग्राफी कराना है। अगर 40 साल के बाद हर साल एक बार, इस बार नॉर्मल है, ज़रूरी नहीं कि अगले साल नॉर्मल होगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी कि हर साल मेमोग्राफी की जांच कराएं। कोलोनोस्कोपी जो होता है, ये बेसिकली इंटेस्टाइन की जांच होती है, जिसमें ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं, जो पेट के डॉक्टर होते हैं। वो एक स्कोप डाल के पूरे इंटेस्टाइन को स्कैन करते हैं कि कहीं पे कुछ प्री कैंसरस चेंज या किसी तरह का पॉलिप तो नहीं दिख रहा है। अगर दिखेगा तो वहाँ से उसकी बायोप्सी लेके फिर वो टेस्ट के लिए जाएगा। तो ये तीनों जो है स्क्रीनिंग मेथड्स हैं ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट सर्विक्स और कोलन कैंसर के लिए।
ओके, ग्रेट। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बता दिया और आई थिंक सबको क्लियर भी हो जाएगा कि कब उनको क्या टेस्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बोला, मैंने क्या मैक्सिमम लोगों को बताइएगा कि मैक्सिमम लोगों को दोनों ब्रेस्ट में हमेशा कैंसर होता है या फिर एक ब्रेस्ट में होता है? मैक्सिमम एक साइड होता है। और क्या परसेंटेज होता है अगर दोनों ब्रेस्ट में हो? बाइलेटरल का लेस देन 10%, लेस देन 10, 5 to 10%। आपका एक रील देखने के बाद आई थॉट कि ये सिम्टम्स मुझे मैच कर रहे हैं, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर। मैं ओवर कॉशियस होकर मैं डॉक्टर के पास गई एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, मैंने सब करा लिया जस्ट टू गेट सेल्फ अवेयर। ऐसा केस आपके पास कितने होते होंगे कि लोग आते हैं लेकिन उनको कैंसर नहीं होता? काफ़ी होते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू ऑल द वीडियोस, थैंक्स टू यू। काफ़ी लोग आते हैं सस्पिशन के साथ पूरा अपना रूटीन चेकअप कराने, जिसमें पैनल भी होता है कैंसर का, तो वो सारा टेस्ट कराते हैं। तो रेगुलर हमें काफ़ी पेशेंट्स पर डे मिल जाते हैं एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि इसको आपको एटलीस्ट कैंसर का टेस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें बताना होता है कि कब कब इनको कराना है। तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अब क्योंकि हम ये पॉडकास्ट का मेन टैगलाइन ही है कि बड़े लोगों की बड़ी बात, और वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू टुडे। एपेक्स हॉस्पिटल ने बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। इट्स बिकॉज कि जितने भी बड़े सर्जरीज हुए हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं विच बनारस इज़ वेरी प्राउड ऑफ, कि यहाँ पर ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं हर हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर्स लगते हैं, और ये सब आप एक जगह लाकर देने के लिए हम थैंकफुल हैं। आई रियली वांट टू नो, वी ऑल रियली वांट टू नो कि अगर हम एपेक्स आते हैं सो क्या सर्विसेज हमें मिल पाएंगे और कैसे हम आप तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपने आयुष्मान के बारे में बताया, जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट्स को हम आसान कर देते हैं, थोड़ा सा प्लीज हमें थोड़ा गाइड करिए सो दैट मेनी पीपल कैन कम टू यू एंड ऑफ कोर्स दे गेट ट्रीटेड अर्ली। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसका क्रेडिट मैं अपने चेयरमैन सर को देना चाहूँगी, जो कि बहुत विजनरी हैं। कैंसर के बारे में उन्होंने तब सोचा जब बनारस में कुछ भी नहीं था। आज भी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अभी की नहीं, आज से 10 साल बाद की बात करते हैं। तो आई एम सराउंडेड बाई अचीवर्स। मेरे हस्बैंड है, ही डज रोबोटिक सर्जरी। अभी उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन अ डे किया। he is one of a very renowned person, we all know. हाँ, बट ही इज़ नॉट वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया। एंड अभी उन्होंने फास्टेस्ट और सेफेस्ट नी सर्जरी की है। तो जब आप, जो आपकी पर्सनालिटी होती है या जो आपकी टीम की पर्सनालिटी होती है, वो आपके लीडर जैसे हैं उस हिसाब से आप फॉलो करते हो। तो सर काफ़ी विजनरी हैं, तो वही हम लोग के लिए एक मार्गदर्शक रहता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो बनारस में नहीं है, जो कहीं भी है, चाहे आप वर्ल्ड, क्योंकि अभी जब मैं सिंगापुर गई थी तो आई वाज फीलिंग सो गुड कि उनके पास 3 मशीन है, हमारे पास भी सेम लेवल की, एंड दे आर ट्रीटिंग 40 पेशेंट्स पर डे ऑन 1 मशीन। हम 80 पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, उनका 120 पेशेंट का काउंट था और हम 180 पेशेंट पर डे ट्रीट कर रहे हैं। तो मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, प्राउड हुआ, प्लस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको और अच्छे से आगे बढ़ाना है। आई मीन एक जब बिग थिंग्स कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट कि लग गया है तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, चीज़ें फ्लरिश करेंगी। तो मैं हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि वी आर टीम ऑफ मेनी डॉक्टर्स। हम लोग 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वी आर ग्रुप ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑल्सो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट जो ब्लड कैंसर देखते हैं, स्पेशलाइज पैथोलॉजिस्ट। तो ये पूरी टीम है, क्योंकि कैंसर इज़ अ टीम वर्क। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, तो इट्स अ टीम वर्क। तो मैं क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूँगी। अपार्ट फ्रॉम ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम लोग ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट करने वाले हैं वेरी सून। तो वो एक चीज़ थी जो बनारस में नहीं है और एपेक्स में नहीं थी, तो अब हम लोग ट्रांसप्लांट पे भी जा रहे हैं। तो अगर आप आते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, उस हिसाब से आपको उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को दिखाया जाएगा। जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से डायग्नोस्टिक में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, और जो कुछ आएगा नहीं वैसे, बट जो भी आएगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट इज ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द, आई मीन योर सिम्टम और क्या डिजीज है। ओके, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो आपके यहाँ हम कैसे आए? ऑल्सो टेल मी कि कैसे आप तक अपॉइंटमेंट्स लिया जाए, या फिर नहीं कैसे रीच किया जाए, किस, जैसे हम प्राइमरी किससे मिलें, और
एनीथिंग आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल मी बेटर। तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं। एक हाँ, तो सारे जितने भी हाँ, आपके लिबरेट हो गया, प्रैक्टो हो गया, हाँ, जस्ट डायल, उस पे वी आर रजिस्टर्ड। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जब एक तो इंसान डरा रह जाता है जब उसको थोड़े भी सिम्टम्स दिख जाते हैं कि कैंसर होने के चांसेस हैं, तो अब तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल प्रेफर करेगा। और जैसे आपने कहा कि डॉक्टर शॉपिंग नहीं करनी, एक बार में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाउ टू चूज एन अमेजिंग हॉस्पिटल, अमेजिंग डॉक्टर, और कैसे पता चल जाए कि इनके एक्कोलेट्स तो अच्छे होंगे? तो स्पेसिफिकली विल बी टॉकिंग अबाउट कैंसर। कैंसर। तो कैंसर इज़ अ टीम वर्क। ऑलवेज चूज अ हॉस्पिटल जहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट मोडालिटीज़ है वो अवेलेबल हो, और वहाँ के डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड हो। जैसे अगर सर्जन है तो दे शुड बी MCH फ्रॉम अ गुड सेंटर, हाई वॉल्यूम सेंटर, क्योंकि अगर जैसी ट्रेनिंग होगी फिर वो आके वैसा ही परफॉर्म करेंगे। तो हाई वॉल्यूम सेंटर जहाँ पे अच्छा मतलब नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ से ट्रेन डॉक्टर हो, दे आर ऑलवेज गुड। रेडिएशन में आपकी लेटेस्ट मशीन हो, आपके जो वहाँ के जो टेक्नोलॉजिस्ट है या जो कंसल्टेंट्स हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, दे शुड बी फ्रॉम वेरी गुड सेंटर, और हाई वॉल्यूम सेंटर होना चाहिए। और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ भी वही है। तो इट्स मोर अबाउट द डॉक्टर्स एंड सेकेंडली अबाउट द इक्विपमेंट्स। तो ये चीज़ें आपकी जहाँ पे भी अच्छी होंगी, आप उन पे ट्रस्ट करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, तो जो ट्रांजिशन होता है एक डिब्बा, क्योंकि सर्जरी के बाद रेडिएशन कराना है काफ़ी बार, या कीमो कराना है, कीमो के बाद सर्जरी होना है, तो ये ट्रांजिशन में टाइम वेस्ट कम हो। अगर आपको एक ही जगह सारे डॉक्टर्स मिल जाए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर कम टाइम में, इसमें इनडायरेक्टली आपके पैसे भी कम लगते हैं, आपको जो टाइम भी वेस्ट कम होता है, फाइनेंशियल ड्रेनेज भी कम होता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम पेट सीटी करते हैं या गामा स्कैन करते हैं, बोन स्कैन करते हैं। ये सब मोडालिटीज़ हैं कैंसर के स्टेज को और कैंसर के फैलाव को देखने के लिए। तो किसी भी सेंटर में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यू कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट, वो एक बेहतर सेंटर होता है। ओके। जैसे जब हम इस कंडीशन में होते हैं, जब भी कोई पेशेंट इस कंडीशन में होता है, एक चीज़ और मेरे से मिस हो गया, हाँ, जो मैं ऐड करना चाहूँगी। अब मैक्सिमम कैंसर सेंटर्स में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। तो आप किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सोशल वेलफेयर डेस्क मिलेगा, जो आपको आयुष्मान, CM फंड, PM फंड, इसके अलावा क्राउड फंडिंग का भी ऑप्शन बताते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं। तो इससे आपको फाइनेंशियल बहुत मदद मिल जाती है। तो आपका फाइनेंशियल जो एक जो स्ट्रेस रहता है वो वहाँ पे रिलीव हो जाता है अगर आपको फाइनेंशियल एड मिल जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी। और जो हमने एक ट्रांजिशन देखा आयुष्मान योजना के बाद, पहले जो पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं करा पाते थे, सिर्फ अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग ही ट्रीटमेंट कराते थे। अब हमारे पास उनके अलावा लोअर मिडिल और लोअर सोशियो इकोनॉमिक वाले भी पेशेंट आगे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एंड ऑल थैंक्स टू आयुष्मान योजना। तो क्या CM फंड, PM फंड जैसे आपने बोला, और आयुष्मान कार्ड से हर कोई इलाज करा सकता है कैंसर का? हाँ, तो आयुष्मान कार्ड जिसके पास होगा वही करा पाएगा। अब तो 70 इयर्स के बाद हर किसी का बन रहा है, तो वो हो जाता है। CM फंड अप्लाई करना पड़ता है, उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर उस पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं तो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हर फंड के अपने एक पैरामीटर्स होते हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं, तो वो यूजुअली हो ही जाता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपके जो क्राउड फंडिंग NGOs हैं या क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कीटो, इम्पैक्ट गुरु और भी बहुत सारे हैं, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपके पेशेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन वो आपको जमा करना होता है, और कितना एक्सपेंस आएगा वो आपको जमा करना होता है। तो वो पोर्टल पे ही एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल, वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। तो वो लोग फिर फंड रेज करते हैं, इंटरनेशनली, नेशनली सब फंड आ जाता है। तो हमारे पास एक ICU में पेशेंट था, तो काफ़ी बार पेशेंट अग्री नहीं करते, कहते सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर हम लोग काउंसिल करते हैं, भाई आपके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है और आपको LKK सिंड्रोम है, लोग क्या कहेंगे, मैं उसको LKK बोलती हूँ। LKK सिंड्रोम है, लोग क्या कहेंगे, आपका पेशेंट के पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए। बट ठीक है, एक माइंडसेट होता है, उसको आप चेंज हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तो या और डेफिनेटली इंश्योरेंस जो करा सकता है, हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस कराना ही चाहिए, दैट इज अ बिग हेल्प।
तो जैसे आपने ये सारी चीज़ें कही, क्या ये मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी होती है कि हम नहीं, एक्सेस कर सब में सकें? नहीं होती है, कुछ ही हॉस्पिटल्स में होती है, वो आपको पता करना पड़ता मैंने बहुत सारे होर्डिंग्स पे देखा है कि एपेक्स ये क्लेम करता है कि कैंसर ट्रीटमेंट इज फ्री। है। हाँ, बिकॉज़ हम आयुष्मान, सीएम फंड, क्राउड फंडिंग इन सब से पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, तो पेशेंट का कुछ पैसा नहीं लगता है। ओके, इससे बहुत लोगों का आई थिंक। हाँ, अच्छा, अगर मैं पूछूं तभी हम हाँ, तभी हम पर डे 200 से 250 पेशेंट ट्रीट कर पा रहे हैं, पर एवरी सिंगल डे, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे रेडिएशन नहीं होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो मंडे टू फ्राइडे एवरी सिंगल डे वी आर ट्रीटिंग 200 टू 250 पेशेंट, सब कुछ मिला के, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इतने पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं। द 1500 अ वीक यू आर सेइंग लगभग। हाँ, अच्छा, अगर पेशेंट आते हैं तो कहाँ से आते हैं? अगर एपेक्स हॉस्पिटल की बात करें तो कौन ट्रीट होकर जाता है? किस किस शहर की ट्रीटमेंट हो जाती शहर है? नहीं, स्टेट बता देते हैं। जी। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, अभी असम के एक पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल, मुंबई, तो पेशेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट से आते हैं। ओके, डॉक्टर अंकिता, हमने इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन किया है और क्योंकि नॉलेज ही आपके बारे में बता रही है। अब मुझे लगता है जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो समझ चुके होंगे कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर एंड हाउ नॉलेजेबल फुल यू आर। वी ऑल वुड लाइक टू नो व्हाट वाज योर जर्नी। क्या आपका जो पैटर्नल फैमिली है या फिर मैटरनल फैमिली है, बोथ द फैमिलीज आर फ्रॉम डॉक्टर बैकग्राउंड, या फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये फील्ड चूज करना है? कैन वी नो सम स्टोरीज अबाउट यू? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैंने अपना जो कैंसर का शुरू में क्या हुआ था, क्लास 12th या 11th में थी, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मदर को कैंसर था, और ये CRI, पहले जो अभी होमी भाभा है, पहले वो CRI था, तो उनकी मदर वहाँ पे एडमिट थी और शी कोलैप्स, एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ और अच्छा हो सकता था या कुछ और बेटर ट्रीटमेंट होता। उतना उस समय मुझे आइडिया नहीं था, आई थिंक इन 11th और 12th, तब से एक दिमाग में था कि नहीं, कुछ अलग करना है, कुछ करना है। और उसके बाद फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन्कोलॉजी में, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में KGMU लखनऊ से किया है। एंड और वहाँ जाके, क्योंकि KGMU एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे दूर दूर से पेशेंट आते हैं, और पर डे हम 200 से 300 पेशेंट सिर्फ OPD में देखते थे। तो वहाँ से जो मुझे एक पेशेंट डीलिंग और हर तरह के पेशेंट, अभी किसी भी तरह का पेशेंट आ जाए, हम लोग को देख के लगता नहीं कि ओके ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे KGMU से मिला। उसके बाद फिर मैंने आगे की ट्रेनिंग फोर्टिस गुड़गांव से और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, उसके बाद NUH सिंगापुर, वहाँ से करा है। और उस 2015 से मैं एपेक्स हॉस्पिटल में हूँ, और बीच बीच में बहुत सारे फेलोशिप्स मैं करती रहती हूँ। अभी 2019 में मैंने यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्वालिफाई किया है, तो राइट नाउ आई एम यूरोपियन सर्टिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एज वेल। और मुझे लगता है डॉक्टर्स की लाइफ यही होती है, पढ़ते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, क्योंकि हमेशा एक रिसर्च ये ब्रांच है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इट्स लाइक एवर लर्निंग प्रोसेस। और सबसे ज़्यादा जो सिखाता है मुझे मेरा पेशेंट सिखाता है। और मैं एक मोटिवेशन की बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी। तो मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट अपने मदर से बचपन से हुई हूँ, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, और उनको मैंने शुरू से देखा है सेल्फलेसली काम करते हुए। एंड शी इज़ फेमस कि इनके यहाँ सबसे कम पैसे में गरीब पेशेंट भी आता है तो ट्रीट हो जाता है, और आज की डेट में 150 की OPD उनकी वो अकेले मैनेज करती हैं। तो शुरू से यही देखा है, सुबह 9 बजे जाती थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और दिन भर काम करती थी 7 बजे। तो मेरे लिए वो दैट इज़ अ नॉर्म। तो मेरी भी लाइफस्टाइल या मेरा भी जो एक रूटीन है वही रहता है। और सेकंड है मेरे फादर इन लॉ, जो कि एक विजनरी हैं। वो आज वो सोच रहे होंगे जो 10 साल बाद होने वाला है, या वो आज जो है वो उनके 10 साल पहले का प्लान था। तो ही इज़ विजनरी, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ज्वाइन करने के विद इन 1 ईयर स्टेट कॉन्फ्रेंस कराया था एपेक्स में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आज तो बहुत तारीफ मिलेगी। फिर मैं गई कि हाँ सब अच्छे से हो गया, सब हो गया। बोले वेरी गुड, अब नेक्स्ट क्या है? तो हिज फोकस इज ऑलवेज कि नेक्स्ट क्या है। अब ये सारी चीज़ें इतने साल में वो हमारे अंदर इम्बाइब हो गई हैं। बहुत कुछ अच्छा होता तो भी हमें लगता है अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, अब आगे इससे अच्छा क्या करना है। प्लस आई एम सराउंडेड बाई अचीवर्स, माई हस्बैंड हिमसेल्फ, तो वो हैं बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए, फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट नी सर्जरी। तो खुद भी लगता रहता है और हमारे टीम मेंबर्स को भी हमेशा लगता रहता है कि सब अच्छा अचीव करें, पेशेंट का रिजल्ट, क्योंकि फॉर
डॉक्टर्स, पेशेंट का आउटकम इज द फाइनल रिजल्ट। अगर वो आउटकम अच्छा होता है तभी हॉस्पिटल का और डॉक्टर्स का नाम होता है। तो यही हमारा मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन के साथ मैं, मेरी टीम और पूरा एपेक्स हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अगर हम लोग क्विकली रिकैप करें, सो वुड यू लाइक टू रिकैप द थिंग्स जो आप सजेस्ट करना चाहें कि भाई ये पॉइंट्स याद रखो? ओके, सो टेक होम मैसेज मैं देना चाहूँगी, एवरी सिंगल पर्सन शुड टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। हम हर चीज़ का ध्यान देते हैं, हम अपने हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। तो अपने डाइट का ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए, अपने वेट को मत बढ़ाइए, घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, अपना स्लीप पैटर्न अच्छा करिए। अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत हो रही है, चाहे आपको बहुत बार बार माइग्रेन हो रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपकी आवाज़ में बदलाव है, या किसी भी नेचुरल ओपनिंग से एबनॉर्मल डिस्चार्ज या एबनॉर्मल तरीके से ब्लड आ रहा है, या वेट लॉस हो रहा है, या कहीं भी लम्प फील हो रहा है, या कोई भी मस्सा है उसमें साइज़ में चेंज हुआ है या कलर में चेंज हुआ है, किसी भी तरह का कोई सिम्टम है, आप ब्रश करते समय बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, बार बार ब्लड आ रहा है, इग्नोर मत करिए, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। द डॉक्टर कैन बी योर डेंटिस्ट, योर गायनोकोलॉजिस्ट, आपके चेस्ट फिजिशियन हो सकते हैं, आपके यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आपके पेट के डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं। आप पूरा अपना प्रॉपर चेकअप कराइए। अगर कैंसर निकल के आता है तो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर के सेंटर में अपना ट्रीटमेंट कराइए। ट्रस्ट योर ऑन्कोलॉजिस्ट। सेकेंड थर्ड ओपिनियन इज़ योर राइट। हम लोग हमेशा बोलते हैं एकदम अपना सेकेंड थर्ड ओपिनियन करिए, बट एक जगह से ट्रीटमेंट शुरू करिए, क्योंकि जो ड्यूरेशन हम डॉक्टर शॉपिंग या ओपिनियन में वेस्ट करते हैं, अगर हमने एक ट्रीटमेंट दे दिया है तो डिजीज़ वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टार्ट ट्रीटमेंट एंड टेक योर ओपिनियन, दैट इज़ योर राइट। बाकी लोगों से आप एडवोकेट बनिए। जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, बहुत सारे होंगे जो कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका है, जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक सोशल नेटवर्क बनाइए। आप बाकी लोगों को मोटिवेट करिए कि वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। जैसे ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर ग्रुप्स होता है, जिसको हम सपोर्ट ग्रुप कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, इस तरह से बहुत सारे सर्वाइवल ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सिम्टम्स में हेल्प करते हैं। तो वो सब चीज़ें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस ये आप सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। कोई एक सजेशन जो आप हमारे ऑडियंस को, व्यूवर्स को देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे पेशेंट्स एडमिट होते हैं, जो रिश्तेदार मिलने आते हैं, हाँ। शादी वादी होती है तब तो आप एनवलप देते हो, पैसे देते हो, सब कुछ देते हो। तो जब कोई एडमिट है, बीमार है, तो उसको फल मत दो। फल तो वो पेशेंट कम ही खाता है, उसके रिलेटिव ज़्यादा खाते हैं। आप उनको कुछ टोकन दे सकते हो जो उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, एंड दैट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आपके लिए शायद वो 1000 2000 शायद बहुत मायने ना रखे, बट उस पेशेंट के लिए क्यूमुलेटिव 10 लोग मिलने आए, 10,000 12,000 हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये एक टेक होम मैसेज है। दूसरा कि हम गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट आइटम देते हैं और हम सबको पता है गिफ्ट आइटम कितना यूज़ होता है, बहुत कम। तो उससे बेटर है हम किसी को भी अगर गिफ्ट देना है तो हम उनको हेल्थ पैकेजेस दें, तो दैट कैन बी यूज्ड वो, और वो उनके हेल्थ के लिए हमेशा बेटर रहेगा, और हम एक बेटर फ्यूचर उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इतनी अच्छी और इतनी क्रिस्प बात जो आपने कही, आई रियली, मतलब ये मुझे कभी थॉट में ही नहीं आया कि हम किसी को देखने जाएं और उनको एटलीस्ट या तो कोई हेल्थ पैकेज गिफ्ट कर दे, या तो हम सच्चे में उनका मॉनेटरी हेल्प करें। सो ये आइडिया तो आपका बहुत ही अमेजिंग है। अब से जब भी मैं किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाऊंगी, मैं 1500 रुपए का बुके नहीं लेके जाने वाली, मैं कोई फ्रूट बास्केट नहीं लेके जाने वाली, मैं जो भी दूंगी कैश में दे दूंगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन। मैम आप क्या कहेंगी? नहीं, एकदम सही है। और जो मेरी फर्स्ट नॉट एनिवर्सरी, वैलेंटाइंस डे था। Okay. मुझे लगा कि मैं डॉक्टर स्वरूप को क्या गिफ्ट दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे हर चीज़ तो वेस्टेज लगती है। अच्छा, बुके आएगा, वेस्ट है। हाँ। केक कोई खाता नहीं है, हाँ। शुगर होता है, तो क्या करूँ? तो मैंने हेल्थ पैकेज, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हम दोनों का कंबाइंड नहीं था। Okay. तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक 2015-16 में कराया है, और वो अभी तक चल रहा है। सी, आई थिंक ये हर किसी को, अब वैलेंटाइंस डे गिफ्ट भी मान लो या फिर एनिवर्सरी, बर्थडे, विच इज दैट इज वर्थ इट। इतना सुपर आइडिया दिया है। मुझे लगता है अगर ये मेरे पास नया कुछ आया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ नया है, प्लीज फॉलो करिए। ट्राई टू हेल्प द पर्सन विद द मनी, नॉट विद द थिंग्स। और जब आप यंग एज में इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम भी कम होता है। हाँ। जब आप 50 साल 60 साल पे लोगे तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। इट्स बीइंग प्लेजर एंड इट्स बीइंग अमेजिंग कॉन्वर्सेशन वी हैड। आज का जो हमारा कैंडिड कॉन्वर्सेशन है, इट इज गोइंग टू बी वायरल। आपने इतना क्रिस्प, इतना सिंप्लिसिटी के साथ, इतना सिंप्लीफाई करके जो चीजें हमें बताई हैं,
अगर हम अवेयर हो जाते हैं तो हम बहुत सारे पैसों से या फिर नहीं प्रॉब्लम से, पेन से, देखिए पैसे लगने ही लगने, लेकिन जो पेन होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो प्लीज क्योर, प्लीज स्क्रीन योरसेल्फ। आप डॉक्टर से जरूर मिलिए, एक्सपर्ट से जरूर मिलिए, एडवाइसेस जरूर लीजिए अगर कोई भी सिम्टम आपके अंदर आपको दिखता है। So thank you so much, and thank you so much for giving all the love and support to the Pooja Goswami podcast. Keep loving, keep watching. Thank you. Bye bye. यह है बनारस का अपना पॉडकास्ट, The Pooja Goswami podcast. यहाँ होती है बड़े लोगों की बड़ी बात।